बैक टू आवर डिजास्टर पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम आप लोगों को मिलवाते हैं उन शख्सियत से, उन लोगों से जो फील्ड में रहकर हमारे लिए एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम भी करते हैं, एक इमरजेंसी क्विक रिस्पांस भी हमें देते हैं जब भी किसी तरह का डिजास्टर होता है। तो आज हमारे साथ 3 स्टेट से लोग जुड़े हैं। हमारे साथ 3 स्टेट से हमारे स्पीकर्स हैं। मैं को होस्ट आरजे रवि ज्योति आपके सामने हूँ। मैं खुद एक डिजास्टर प्रोफेशनल हूँ और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं दीपक पाल, जो कि आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में फिलहाल कार्यरत हैं। हमारे पैनलिस्ट में है सुशील मथुरा से, ये आपदा विशेषज्ञ हैं। और हमारे साथ है मोहित जी, ये बुलंदशहर यूपी से आपदा विशेषज्ञ हैं। अब मैं आप लोगों को इंट्रो करवा देती हूँ हमारे साथ जो आज के हमारे स्पीकर हैं। हमारे साथ हैं अरुण मिश्रा जी, जो कि श्रावस्ती यूपी से हैं। ये वहां पे आपदा विशेषज्ञ के तौर पे कार्यरत हैं। और हमारे साथ हैं शक्ति, ये शक्ति कुमार जी बोकारो स्टील सिटी में डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर हैं, झारखंड से। और अभी हमारे गेस्ट का हम वेट करते हैं, तब तक हम इन लोगों से स्टार्ट करेंगे। सो मैं पहले जाना चाहूंगी अरुण सर के पास। अरुण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ जुड़ के? नहीं, एक बहुत इनोवेटिव पहल है आप लोगों द्वारा, और इसकी काफी जरूरत महसूस की जा रही थी। आप लोगों ने जो एक कार्य शुरू किया है, मुझे लगता है कि अभी तक ये डिजास्टर मैनेजमेंट फील्ड में लोगों को जोड़ने का ये हो नहीं रहा था। इसका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप डिजास्टर की फील्ड में मतलब कैसे आए, कैसे आपने इस फील्ड को चुना? एक्चुअल में मैं शुरू से जो है थोड़ा सोशल टाइप का था, और लगातार जैसे समाज सेवी टाइप का वर्क मैं स्टूडेंट लाइफ से करता था। काफी फील्ड्स में जुड़ा था, और जब मेरी एजुकेशन हुई तो मैं उसी से फील्ड में, चूंकि हमारे यहाँ बाढ़ वगैरह बहुत आती थी, तो उसी में मैं काम करता था। तो मेरा जो एजुकेशन था वो भी मैंने वैसे डिजास्टर ले लिया। उसमें आने के बाद फिर उसी से कैरियर शुरू हो गया, तो एक लंबा अनुभव हो गया, 14 वर्ष। मतलब एक शुरू से वो डिजास्टर से जुड़ने का जो वो पहलू था, जो हमारे मन में समाज सेवा की भावना थी, उसके माध्यम से हम जुड़ गए। तो सर बेसिकली आप यूपी से ही बिलोंग करते हैं? और जी, मैं यूपी यूपी जी बहराइच जी। एक जगह है, वहाँ मेरा बर्थ प्लेस है, और यही नियर श्रावस्ती में वर्किंग। तो सर लगभग आपको अभी 14 साल का एक्सपीरियंस है, तो क्या आप शेयर कर सकते हैं आप किस किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी तक काम कर चुके हैं? जी, बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, तो एक कैलाश हॉस्पिटल है ग्रेटर नोएडा में, जो वहीं मैं एमबीए कर रहा था, तो एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर मैं वहीं पे जुड़ गया। वहाँ रहा लगभग मैं 3 साल, 2 साल 3 साल लगभग जो है वहाँ रहा। उसके बाद वहीं पे एक वो हॉस्पिटल था, तो एक यूनिकेम कंपनी हुआ करती थी। यूनिकेम के वहाँ पे ऑनर्स आते थे, तो मैं ही एडमिन था। मेरे थ्रू ही वो डायरेक्टर एमडी सर से मिलते थे, तो उनसे बात होने लगी। तो वहाँ एक वो हनुमान जयंती का भंडारा वगैरह चल रहा था, तो यही बात हुई। तो उन्होंने कहा कि हम भी एक ट्रस्ट चलाते हैं जो रिलीफ उसमें काम करता है, तो क्या आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं? मैंने कहा जुड़ सकते हैं, अगर पैकेज वैकेज अच्छा हो। तो उन्होंने कहा हम चलाते भी आपके होम टाउन की तरफ हैं, क्योंकि वो सारे एरिया फ्लड अफेक्टेड है, ये गंगा यमुना बेसिन और ये जो भी हमारा राप्ती बेसिन है। तो हमने कहा ठीक है, वहां से मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई अपने होम टाउन आने की। उसके बाद 2013-14 के बीच में मैं उनके साथ जुड़ गया। फिर वही कंपनी आगे चल के टोरेंट द्वारा खरीद ली गई। फिर टोरेंट का अपना बहुत डेवलप्ड ट्रस्ट है। अभी कोरोना में भी उसने 100 करोड़ रुपए दिया था। टोरेंट के साथ भी हमें बहुत काम करने का मौका मिला। और जो कोरोना पीरियड था 21-22, इसमें हम लोगों ने दो चीजें शुरू की थी जो बहुत अप्रिसिएट की गई। एक, हम लोगों ने फूड पैकेटिंग फूड पैकेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। दूसरा, हम कोरोना के जो तीमारदार थे उनका वार्ड चलाते थे बहराइच। तो होता क्या था, कोरोना पेशेंट तो आइसोलेटेड होता था, उनका जो तीमारदार था वो बाहर फुटपाथ पे होता था, तो वो भी अफेक्टेड होने के चांस बहुत थे।
तो जो हमने यहाँ पे शुरू किया है, हमने 3 जगह शुरू किया था, बहराइच, अयोध्या और गोंडा में। उसको बड़ा अप्रिसिएशन मिला। और वहां से ही एक डीएम थी, तो उन्होंने, डीएम थे मतलब रायबरेली में, वैभव सर थे, तो उनको वो मॉडल पता चला, तो वहां भी लोगों ने किया। तो उसमें काफी भीड़ आ जाती थी। और उनके लिए हम लोग हेल्दी फूड, और मतलब जो कोरोना पेशेंट से ज्यादा हम लोगों ने उनके तीमारदारों पे फोकस किया। फिर लेबर क्राइसिस आ गई। जो लेबर आते थे, और ये हमारे शहर से बहुत लेबर जाते थे बाहर, इनका जो लॉकडाउन के बाद ये जब घर लौटने लगे, तो इनकी जो करुण कथा है वो आप लोगों ने सुन रखी होगी, हम लोगों ने देख रखी है। तो जी इनकी जी भी जी। हम लोगों ने पूरी मदद की। चप्पल वगैरह ये सारी चीजें हम लोग ट्रकों ट्रक चप्पल जो है टोरेंट ग्रुप ने जो है डिस्ट्रीब्यूट किए। खाना डिस्ट्रीब्यूट किया, पानी डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ पे एक लोकल है शंकर चैरिटेबल ट्रस्ट था, उसकी मदद से। और हम लोगों ने एक अन्न रथ शुरू किया। आज भी बहराइच में मैं उन चीजों से अभी भी जुड़ा हूँ। 5 रुपए में भोजन देते हैं हम अस्पताल के बाहर। तो ये उस समय अन्न रथ जो है वो बहुत हिट हुआ। और 5 रुपए में जो भी, मतलब 5 रुपए इसलिए लेते थे कि किसी को ये ना लगे कि हमें भीख में खाना मिल रहा है, उसे लगे कि हम खरीद के खा रहे हैं। तो बिल्कुल। वो अनरत का भी काफी हाईलाइट हुआ। उसके बाद मेरे पास खुद ही प्रपोजल आया। एक श्रावस्ती में वैकेंसी आई, और खुद ही लोगों ने कहा कि आप इसमें जो है, उस बीच में लगभग 10-12 आईएएस लॉबी से जो है मेरा वो हुआ, इंटरेक्शन हुआ, उन लोगों के साथ काम किया। तो उन्होंने कहा कि आप ये फॉर्म डाल दीजिए। तो ना भूतो ना भविष्य, केवल एक वही फॉर्म मैंने श्रावस्ती में फिलअप किया था, और वो मेरा इंटरव्यू वगैरह होने के बाद हो गया। फिर उसके बाद श्रावस्ती का चल रहा है, जो आपका आपदा विशेषज्ञ। मैं आपदा यहाँ पे विशेषज्ञ। अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि देखिए, डिजास्टर की फील्ड में सिर्फ डिग्री नहीं है कि आपने डिग्री की है तो ही आपको आगे तक का जर्नी में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, नहीं। आपके अंदर एक भाव भी होना चाहिए, आपको सोशल वर्क का एक अंदर से फील आना चाहिए कि हाँ, हमें लोगों के लिए, जनता के लिए कुछ करना है, जो मजबूर है, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में है। तो वो चीजें भी आपको बहुत आगे तक लेकर जाती हैं डिजास्टर की नहीं, फील्ड। इसमें तो एक चीज मैं ऐड ही कर दूं कि जब मैं पढ़ रहा था, और मेरी जो एमबीए उसमें 36 सब्जेक्ट है। उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट भी था, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी था। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट इस मार्कशीट में लिखा हुआ है, इसमें हमको इतने नंबर मिले हैं, उसका कहीं उपयोग होगा। ये तो जब हम ये फॉर्म अप्लाई किए, तो वहाँ पे एक अधिमानी अहर्ता करके उसमें, ये पहली बार मुझे ही पता चला। मैं तो रिलीफ वर्क में काम करता था, जी जी। लेकिन वो वहाँ पे काम आया हमारे। और जब वैकेंसी आई, तभी मुझे पता चला कि ये कुछ अलग है। वैसे तो मैं इस अपने कार्य से जुड़ा हुआ था, उस एक्सपीरियंस के बल पे ही मैं उधर गया। तो वहां मुझे बताया गया कि नहीं, आपने डिजास्टर मैनेजमेंट किया हुआ है, इसीलिए फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, अगर ये ना किया होता तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता। बिल्कुल तो बाकी बिल्कुल। ये है कि ये फील्ड तो जैसे जॉब की तो है ही है, मेरे लिए तो ये सर्विस की फील्ड है। और ये हनुमान जी पे मेरा बड़ा बिलीव है। उन्होंने 2 चीजें मुझे दी जो लोगों को नहीं मिल सकती। एक तो मेरी इच्छित नौकरी, मतलब जो मैं सेवा कार्य करना चाहता था वो मुझको मिला। और दूसरा, अपने गृह जनपद में माता पिता के साथ रह के काम करने का मौका हाँ। मिला। ये जो सर्विस सेक्टर में मैंने काम किया था, उसी के आधार पे मैंने काम किया। और आज लगभग 70 आपदा विशेषज्ञों में मेरी अलग एक पहचान है उत्तर प्रदेश में। उसके पीछे केवल एक ही वो था कि जो ये सेवा भाव से काम किया गया। तो जितने भी डिजास्टर वगैरह आए, उसमें आगे बढ़ के, जिसे नौकरी में आने के बाद लोग अवॉइड करते हैं कि आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेना, तो मैं कूद कूद के जिम्मेदारी लेता रहा। मेरे यहाँ आपदा विशेषज्ञ से पहले आपदा सलाहकार भी हुआ करते थे। तो लगभग उनका 2.5 साल का करियर हो चुका था, लेकिन श्रावस्ती के डीएम भी नहीं जानते थे यहाँ से सैलरी ड्रा होती थी। और मित्र और तमाम योजनाएं जो है उस समय से पेंडिंग थी। तो जब मेरी नियुक्ति हुई, तो उसके बाद मैंने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आपदा मित्र ट्रेन कराए। तो लोग ये हर जगह कहते हैं कि नहीं, वो बिना सैलरी के, बिना उसके किसी को कैसे ट्रेन कराया जा सकता है। तो हमारे यहाँ अभी भी, उन्होंने मना ना कर दिया होता तो मैंने 500 और करा दिए होते। विल पावर
की बात होती है और कुछ सोचने का नजरिया अलग होता है। उसके बाद लोग ये भी कहते हैं कि बिना पैसे के आपदा मित्र काम कहाँ करते हैं। मोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हीट वेव वगैरह चल रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्क हमारे यहाँ आपदा मित्र कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, बाढ़ में काम कर रहे हैं और हीट वेव में काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें पीछे यही है कि उनके रूट में भी मैंने उनको यही बताया था कि आपदा मित्र कोई सर्विस नहीं है। आपदा मित्र की योजना के अंतर्गत आप जा रहे हो, आप अपने समाज में 100 200 के 500 लोगों के बीच एक ऐसे व्यक्ति हो गए जिसके पास लाइफ जैकेट होगी, जिसके पास बूट होगा, टार्च होगी, जिसके पास एक अथराइज सर्टिफिकेट होगा कि जब कोई इमरजेंसी होगी तो आप काम करोगे, आपकी एक अलग पहचान बनेगी। तो वो लोग फिर पहचान के कारण ही जुड़े। तो वेतन की बात वहां पे नहीं आई। अन्य जगहों काम नहीं कर रहे, हमारे यहाँ आपदा मित्र काम कर रहे हैं, तो ये भी एक बेसिक सोच का फर्क आया। जी जी। तो ऐसे ही सब चलता। जैसे आपने भी तो बताया सर पढ़ाई कि जब आपने पढ़ा अपना डिग्री किया हम्म। था उसमें भी एक सब्जेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट था, लेकिन उस टाइम आपको नहीं पता था कि ये भी आगे चल के इसमें क्या काम होता है। तो बेसिकली हमने ये हमारा पॉडकास्ट इसीलिए स्टार्ट किया है कि बहुत से अभी न्यू स्टूडेंट्स एंड न्यू कमर्स हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं या उनके करिकुलम में ऐड किया गया है, बट उनको ये नहीं पता, दे डोंट नो कि हमें आगे इस फील्ड में क्या करना है या क्या पोस्ट होती है या हमारा काम कैसा होता है। तो बिल्कुल वही सब चीजें हम अपने व्यूअर्स को इस पॉडकास्ट के थ्रू बता रहे हैं कि आपकी जो डिग्री है, आपके कोर्स में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसका रियल में क्या इम्पोर्टेंस है और आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फर्दर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो सर एक इंसिडेंट, मैं भी यूपी में आपदा विशेषज्ञ रही हूँ, लेकिन मुझे आपसे मिलने का उस दिन मौका नहीं मिल पाया जब वो टनल जो कोलैप्स हुआ था उत्तराखंड में, और आप ने वहां से रेस्क्यू टीम के साथ मिलके सबसे कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि आप श्री अरुण मिश्रा जी जो अभी हमारे सामने व्यूअर्स आप देख रहे हैं, ये यूपी की तरफ से इनको रिप्रेजेंटेटिव बनाकर वहां पर भेजा गया था उत्तराखंड टनल जहां पे कोलैप्स हुआ था नवंबर 12 को। तो उसमें 41 जो वहां पे मजदूर थे, 41 मजदूर जो अंदर फंस गए थे, उनका पूरा जब तक की रेस्क्यू हुआ, वहां से लेकर उन्हें उनके घर तक सही सलामत पहुंचाने की जिम्मेदारी अरुण सर ने निभाई, बहुत अच्छा से निभाई। और ये मुरादाबाद से होते हुए गुजरे थे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं सर आपसे मिल नहीं पाई, लेकिन जरूर मिलना चाहूंगी फेस टू फेस। तो सर उस इंसिडेंट के बारे में हमें थोड़ा कुछ बताइए, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि हमारे स्पीकर जो कि JNK से हैं, सीनियर कंसल्टेंट वसीम सैफी सर, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम सर, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही जल्द सर मैं आपके पास भी आने वाली हूँ। नो इश्यूज, तो नो। जी सर, तो अरुण सर मुझे उस इंसिडेंट के बारे में बताइए जरा, जो वो टनल कोलैप्स हुआ वहां पे क्या सिचुएशन थी और आप पर क्या कार्यभार था, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट यूपी स्टेट की तरफ से आपको दी गई। जी मैडम, वो जब सिलक्यारा टनल दुर्घटना हो गई तो उसके बाद हमारे श्रावस्ती के 6, लखीमपुर का एक और एक व्यक्ति, मिर्जापुर का, टोटल 8 लोग उत्तर प्रदेश से फंसे हुए थे। हमारे यहाँ थारू कम्युनिटी है, थारू कम्युनिटी बहुत सीधी लेबोरियस कम्युनिटी मानी जाती। तो उनके तरफ से क्या होता है, फोन आते थे हम लोगों के पास और वो उधर से कोई आवाज नहीं आती थी, रोने की आवाज आती थी। तो वो वहां से हमें किसी तरह से पता चला, सिलक्यारा से बाकी चीजें पता चली। जी ये जी कुछ जी, बताएं सर। ये तो कुछ आपकी पिक्स हमारे पास हैं जो उस टनल की हैं उस टाइम पे जी, जब आप वहां पे मौजूद थे। जी सर बताएं। तो फिर हमने अपने यहाँ इमरजेंसी की जो डायरेक्टर हैं अदिति जी को सूचित किया, तो उन्होंने कहा कि किसी न किसी को जाना चाहिए वहां पे। और ये जो फैमिली है इसके भी एक मेंबर अगर वहां पे जाएंगे तो उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि वो अंदर वो लोग सेफ हैं। फिर हमने जो है कहा कि उस समय दीपावली मना चुके थे हम लोग, दीपावली की शाम थी जिस दिन ये घटना घटी थी। अगले दिन छोटी दीपावली होती है। तो हमने कहा ठीक है मैडम, मुझे आप भेजिए, मैं जाना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ के लोग। वहां भी मैंने आगे बढ़ के ही वो लिया था इनिशिएटिव, नहीं तो किसी न किसी को लखनऊ से भेज दिया जाता। तो उन्होंने कहा ठीक है हम्म। आप निकल जाइए। फिर उसमें
भी तमाम तरह के क्लेश और होते हैं कि टीएडीए और ये सब सारी चीजें भी लोग सोचते हैं, लेकिन मैंने नहीं सोचा और मैं अपने ही खर्चे से चला गया। अभी भी उसका जो भी रिम्बर्समेंट है पेंडिंग ही है। फिर मैं जब वहां पहुंचा सिलक्यारा, तो पीछे से मेरे साथ पूरा परिवार भी आया था, उनका हर आदमी जो है एक एक लोग हर परिवार से लेकर मैं गया था। तो मेरी जो वहां हम्म पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि उनके फैमिली मेंबर को रुकवाना। उस समय तक फैमिली मेंबर्स की बात नहीं हो पाई थी, उनकी बात करवाना और जो है उनको कॉन्फिडेंस देना कि हमारी सरकार जो है आपके लिए पूरा प्रयास कर रही है। तो कॉन्फिडेंस देने के लिए वहाँ बहुत लोग थे, लेकिन जैसे एक उनके घर से और मतलब उत्तर प्रदेश से लोग जो जा रहे हैं, तो हम्म। जो चीजें हैं वो उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस देती। तो इस तरह की छोटी छोटी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थी। तो मैं लेके वहां पहुंचा तो सबसे पहले तो अंदर जाने की व्यवस्था नहीं हो रही थी, लेकिन जब उत्तर प्रदेश से हम लोग गए और प्रयास किया तो पाइप से जो बात हो रही थी, तो उस पाइप में मोबाइल रखकर और एक एक व्यक्ति से बात की गई और वो सारे नेशनल चैनल पर भी चला। तो सारे लोगों को जब उनके परिवार को उनकी आवाज सुनाई पड़ गई तो उन लोगों ने घर पे यहाँ श्रावस्ती में खाना पीना शुरू किया। वहाँ पे मेरे लिए भी एक बड़ा नया सा ही अनुभव था। हमने वहाँ पे देखा कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो क्या है। एक प्रैक्टिकल अनुभव मुझे मिला। एक तरफ तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, दूसरी तरफ जो है मेंटल पीस के लिए काम किया जाता है, तीसरी तरफ मीडिया का कंट्रोल होता है, चौथी तरफ और भी तमाम तरह के विपक्ष और राजनीति होती हैं, उसको भी जो है हैंडल किया जाता है। तो ये एक पूरी तरीके से एक बिल्कुल प्रैक्टिकली देखने का जो मुझे भगवान ने अवसर दिया, वो वहां पे मुझे मिला। और फिर काम तो जो मुझे दिया गया था उसको बखूबी करना ही था, क्योंकि उसमें काफी लोगों की जिम्मेदारियां थी, काफी लोगों की जान फंसी हुई थी। अच्छा, वहाँ प्रतिदिन का इंतजार था कि कब जो है वहां से निकल जाएंगे। कई बार वहां पे ऑपरेशन फेल भी हुआ, कई बार तमाम तरह के र्यूमर्स फैले, उन सब चीजों को जो है टेकल करना था। परिजनों को भी ये करना था कि हाँ, उनको भी विश्वास में रखना था कि सरकार काम कर रही है। और आप विश्वास मानिए, सरकार ने वहाँ बहुत अच्छा काम किया। जब मीडिया में बातें आती थी तो ये होता था कि जिम्मे मतलब इसका श्रेय किसको है, कौन है जिसने ये पूरा मामला जो है वो हैंडल किया। तो एक टीम इफर्ट होती है, टीम इफर्ट ही हम्म थी जिसमें देश के प्रधानमंत्री से लेके उत्तरकाशी का डीडीएमए, किसी के रोल को दरकिनार नहीं किया जा सकता। राइट माइनर्स को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, और वो जो मशीन थी आगार मशीन, उसके रोल को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो एक कलेक्टिव प्रयास था। और उसमें एक बहुत बड़ी जो चीज दिखाई पड़ी कि जो 41 लोग थे अंदर, उनका जो कॉन्फिडेंस था, वो 19 दिन 21 दिन लगभग वो वहां पे रहे और वो बिल्कुल फिट थे। वो निकलने के बाद सीधे घर चलना चाह रहे थे। तो मुझे लगता है कि उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत अच्छा था। और सिलक्यारा टनल दुर्घटना जितनी बड़ी दिखाई पड़ती उतनी बड़ी थी नहीं। वो ऐसा था कि एक 4 किलोमीटर की पाइप थी, 300 मीटर पे मलबा गिर गया और पीछे 3 किलोमीटर का स्पेस था जिसमें गाड़ियां थी, खाने पीने का सामान जा रहा था, जो है सारी और मशीनें काम कर रही थी। तो वो मीडिया में जितना आजकल इंडिया में एक मीडिया पॉल्यूशन भी हो गया है, जो हर चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा देते हैं, उसको डिफिकल्ट कर देते हैं और हर हम्म चीज पर वो 3 दिन बाद संशय उत्पन्न कर देते हैं कि क्या हुआ, अभी तक अगार मशीन नहीं पहुंची। और वो जो पूरा सिलक्यारा, उस पे मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ और एक पिक्चर भी आएगी उस पे, जिसपे राहत कंट्रोल रूम, वो राहत आयुक्त कार्यालय भी काम कर रहा है। तो वो जब आपके सामने आएगी तो आप देखेंगे कि सिलक्यारा की जो रियलिटी है और जो लोगों के मन में जो चीजें चल रही हैं, उसमें काफी जमीन आसमान का भी अंतर था। वहां पे केवल जो है जो संकट था वो मानसिकता का संकट ज्यादा खड़ा हो गया था, क्योंकि उस समय कुछ चुनावी माहौल था। विपक्ष के लोग वहां आके हर प्रयास को जो है जी, क्वेश्चन मार्क कर रहे थे। जैसे कि होता जब ही है। जबकि यहाँ भी अगर किसी जगह पे हम ये देखते हैं कि कोई फायर इंसिडेंट हुआ है या झुग्गी झोपड़ी में आग लगी है, 150-200 झुग्गियां जल जाती हैं, तो ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है तो बेसिकली ये देखा जाता है कि वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज आकर थोड़ा बहुत वो अपना
करते ही हैं, जो कि थोड़ा माहौल को पैनिक भी कर देते हैं कभी कभी, क्योंकि जिन लोगों पे बीती होती है वो पैनिक हो जाते हैं उस सिचुएशन में। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में एक ये पहलू भी होता है कि आपको जो उस टाइम पे इमरजेंसी सिचुएशन में लोग फंसे हुए हैं उनको बहुत पॉजिटिव रखना पड़ता है, उनको बहुत ही पॉजिटिव वे में हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि वही है माइंडसेट और विल जहां पर रहती है तो वहां पर सरवाइव करना इजी हो जाता है, कोपिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है एक इंसान की। जी सर। तो सर आपकी तो जो जी 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 सर बताएं। ये दो चीजें हमेशा, युद्ध और आपदा, ये अगर राजनीति से परे रहे किसी भी सभ्य समाज में तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ जो है सर्जिकल स्ट्राइक के भी प्रूफ मांगे जाते हैं और आपदा में भी प्रूफ मांगे जाते हैं। इन दो चीजों को छोड़कर बाकी विषयों पे भी राजनीति होनी चाहिए। लेकिन अच्छा ये सर, दो विषय में जब राजनीति होती है तो एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आप इंसिडेंट साइट पे थे, ऐसी साइट पर आप जब होते हैं तो आपको मीडिया से कितनी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, या वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं आपको जवाब देना चाहिए? क्योंकि जो नहीं, मैंने मीडिया मेरे को कार्यकाल में देखा है कि हमें मीडिया को तुरंत कुछ भी बाइट नहीं देना चाहिए, क्योंकि आंकड़े उस समय स्पष्ट नहीं होते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जितनी आपको सही जानकारी है उतनी जानकारी किसी को देने में कोई हर्ज नहीं है। अपने तरफ से जोड़कर वहां पे कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज अगर इधर उधर हुई तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय आपके पास आ जाएगी। मीडिया कर्मी तो सरकारी आदमी नहीं है, आप सरकारी जॉब में हैं, तो तुरंत तमाम तरह के खतरे आ जाएंगे। लेकिन जितनी जानकारी हमारे पास रही हमने मीडिया वालों को दी, और हमने इंटरव्यू भी दिए, और जो भी 4 लाइन की 5 लाइन की जो भी जानकारी, बस उतना। बाकी जो अलग से वो पूछते हैं उसको आप डिनाई कर दीजिए। मीडिया को भी अंधेरे में रखने से ये भी एक खतरा उत्पन्न हो जाता है कि वो चीजें जो है डाउट में आ जाती। हर चीज का जी जी जवाब तो देना ही चाहिए। और प्रशासन के जो लोग होते हैं ये भी इसमें थोड़ा अनुभवहीनता करते हैं। कोई जरूरी नहीं कोई आईएएस है या कोई प्रधानमंत्री का सलाहकार है तो वो सब चीजें सही ही कर रहा हो। मुझे वहां पे कुछ लोगों को मैंने समझाया भी कि आप शाम को दोपहर में एक बुलेटिन जरूर दीजिए। और जाने के बाद हम लोगों ने प्रयास करके वहाँ बुलेटिन चालू करवाए। हम लोग वहाँ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव थे, एज ए डिजास्टर एक्सपर्ट नहीं थे, तो हम लोगों की बात को माना, बुलेटिन चालू कराया। जी सर। चालू होते तो सर ये 22 दिन में तो ये 41 लोग वहां नहीं मरते, और यहाँ बाहर जो है 50-100 लोग खत्म हो जाते। इसीलिए बुलेटिन बिल्कुल बिल्कुल। और जानकारी देना, मीडिया से हर चीज छुपाना नहीं चाहिए। लेकिन जो है एक्स्ट्रा चीजें हम आप नहीं बता सकते। जैसे कोई भी संभावना पे बात नहीं करनी चाहिए। जैसे ये हो रहा था कि अगार मशीन बार बार फेल हो रही थी, मुझसे भी पूछा जा रहा था कि आपको क्या लगता है कि अब क्या करना चाहिए। या तो मैं कहता था हम्म। ये देखिए मेरा विषय ये नहीं है, मैं एज ए कोऑर्डिनेटर हूँ, जो चीजें हुई हैं मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। और क्या करना चाहिए इसके लिए आप जो है यहाँ पे पीएमओ के जो अथराइज लोग हैं आप उनसे बात, उसको तो 2 शब्दों में मना कर देना। तो सर वहां से तो आपका डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन स्टेट में हायर लेवल पे ही चल रहा होगा, हेडक्वार्टर लखनऊ में? बिल्कुल बिल्कुल हायर लेवल पे ही चल रहा था। और स्टेट की वॉइस वहाँ पे हम ही थे। स्टेट को कुछ कहना होता तो हमारे थ्रू कहते थे, और हमारी जो जानकारियां थी वो उन तक पहुंचती थी। जो मीडिया को जानकारी देनी थी वो भी पहुंचती थी, और जो नहीं देनी थी उसको ये लिख के दिया जाता था कि कॉन्फिडेंशियल, इसको मीडिया में ना दिया जाए। कई चीजें होती थी जैसे कुछ प्लानिंग हो रही है कुछ, वो मीडिया को नहीं देनी थी तो नहीं पहुंचती थी। जी जी जी। तो और वो अगर हम ना होते या रिसोर्स ना होते तो वो पहुंचती भी नहीं। जी जी सही। जो ग्राउंड जीरो पे, इसीलिए एक व्यक्ति का होना जरूरी है। एक टीवी डिबेट में ये पूछा भी गया था कि आपकी वहां पे जरूरत क्या थी, आप गए क्यों थे वहां पे। तो वहां पे एक बीके सिंह थे, मिनिस्टर थे, यूपी से ही थे, गाजियाबाद से। तो उन्होंने यूपी गवर्नमेंट को बाकायदा फोन करके अप्रिसिएट किया कि आपने डिजास्टर फील्ड से जुड़ा बंदा भेजा है यहाँ पे। उस बंदे के साथ हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं देना है, उस बंदे को रोकने के लिए गाड़ी नहीं देनी है, वो जो चीजें उपलब्ध है उसमें वो काम चला रहा है, किसी के साथ शेयर कर रहा है, कुछ कर रहा है। वहां पे मेरी लाइफ ऐसी थी कि हेलीकॉप्टर मिल गया तो उससे चले गए, बस मिल गई तो उससे चले गए। मेरा मतलब कोई डिमांड नहीं थी। हालांकि जो व्यवस्थाएं थी बहुत अच्छी थी, जनरल वीके सिंह भी बहुत सपोर्ट करते थे। लेकिन उन्होंने ये चीज अच्छी मानी कि आपने डिजास्टर फील्ड से जुड़ा बंदा दिया तो वो कम से कम सारी मुसीबतों को समझ रहा है।
कहीं से कैबिनेट सचिव आए थे, कहीं से मिनिस्टर आए थे, हर स्टेट से कोई ना कोई आया था। तो उनकी काफी मैन पावर उनको घुमाने टहलाने में और उनकी सेवा में लग रही थी। इसको वो लोग गलत मान रहे थे, लेकिन यूपी गवर्नमेंट की इस कदम को उन्होंने अच्छा माना। जी बिल्कुल सर। और जैसे दूसरा, ये जो कोऑर्डिनेशन, जब ये पूछा गया कि आप वहाँ आपका रोल क्या है, तो मेरा रोल कोऑर्डिनेशन का था। कोऑर्डिनेशन भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो उसका मैंने जो है रोल था मेरा। क्योंकि सर वही है, कोऑर्डिनेशन के बिना तो सारे डिपार्टमेंट्स भी लाइन अप नहीं हो पाते हैं, और इतनी बड़ी वहां पे फंक्शनरी, गवर्नमेंट फंक्शनरी लगी हुई थी, एनडीआरएफ से लेकर तमाम तरह की चीजें, मशीनें, सब। तो कोऑर्डिनेशन एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है डिजास्टर मैनेजमेंट में। और एक डिजास्टर मैनेजर को या एक डिजास्टर प्रोफेशनल को सर से सीखना चाहिए कि आपके पास जितनी चीजें हो, जैसी सिचुएशन हो, आपको उसमें एडजस्ट करके उस जगह को, उस चीज को पॉजिटिव वे में ही आगे लेकर जाना है। तो इसी के साथ मैं थोड़ा सा बढ़ना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं JNK से वसीम सैफी सर, कि वहां पर भी काफी ऐसी चीजें होती होंगी, एवलांच या कुछ इस तरह का। सर कुछ बताना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। पहले तो सब लोगों को नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आजकल का जो सिनेरियो है, डिजास्टर्स की जो इंटेंसिटी है, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, वो बढ़ रही है। अभी भी मुझे बड़ा दुख हो रहा है, हमारे यहाँ पे अभी लैंड सिंकिंग की एक समस्या चल रही है रामबन डिस्ट्रिक्ट में। आप सब लोग उससे अभी वाकिफ होंगे। 3 दिन से हमारा वो चल रहा है, जहाँ अभी कम से कम 50 फैमिलीज जो है मिनिमम वो अफेक्ट हो गई है। तो ये जो सिलसिला है डिजास्टर्स का या इंसिडेंट्स का, ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। चाहे आप मैन एनवायरनमेंट कन्फ्लिक्ट ले लो, चाहे आप जो है हमारी ग्लोबल वार्मिंग का कॉजेज या अदर जो भी हैं कॉजेज, वो कॉजेज ले लो, तो हर एक जगह जो है अभी डिजास्टर्स की इंटेंसिटी बढ़ रही है। बढ़ रही है। और मेरा जो अनुभव है, मैंने 3 राज्यों में काम किया हुआ। मैंने दिल्ली में काम किया हुआ है, मैंने गुजरात में काम किया हुआ हूँ, उसके बाद अभी मैं अपने होम जो है होम यूटी में काम कर रहा हूँ, JNK में। तो डिजास्टर्स का तो सर एक्सपीरियंस गुजरात में जैसे आपने काम किया है, तो अभी लगभग सर आपका कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में, डिजास्टर की फील्ड में? ऑलमोस्ट मेरा 8 साल कंप्लीट हो गए, 9वां साल मेरा चल रहा है। 9 साल के आसपास मेरा एक्सपीरियंस है डिजास्टर मैनेजमेंट का। 2015 से, जनवरी 2015 से मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट में काम किया है। पहले मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हुआ करता था नॉर्थ दिल्ली में, उसके बाद फिर मैं DPO नॉर्थ दिल्ली, और उसके आपके बाद बाद मैं सर नॉर्थ दिल्ली की DPO में भी बनी थी, बस आपसे मिलने का मौका नहीं मिल पाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं गुजरात में था, GSDA में मैं सेक्टर मैनेजर। उसके बाद फिर मैं NDMA के प्रोजेक्ट पे यहाँ पे JNK में आ गया था एज सीनियर कंसल्टेंट सेंडर फ्रेमवर्क। तो सर गुजरात में आप जिस पोस्ट पे थे, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि आपके वहाँ पे क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थे? बिल्कुल। मैं जब दिल्ली में था तो गुजरात मेरे लिए एक टिपिकली डिफरेंट एक्सपीरियंस था, और मेरा मन भी था काम करने का गुजरात में, क्योंकि मैं डिजास्टर मैनेजमेंट में बैकग्राउंड से ही था। मैंने मास्टर्स अपनी जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से की हुई है डिजास्टर मैनेजमेंट में। और ये फील्ड मैंने पर्टिकुलरली चुना था क्योंकि ये बिल्कुल नया फील्ड था, और मतलब इस फील्ड की तरफ भी इतनी ज्यादा जो है लोगों का रुझान इतना नहीं था। काफी सारे टाइम्स तो मुझे, मतलब अभी भी इनफैक्ट जब मैं बोलता हूँ कि लोग मुझे पूछते हैं आप क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट, अच्छा ये भी कोई फील्ड है, ये भी तो ऐसे भी
और गुजरात का पर्टिकुलरली मैं स्टेट लेवल पे था और दिल्ली में मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था। तो स्टेट लेवल पे आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो डिफरेंट होती हैं एज फार एज फील्ड में डिस्ट्रिक्ट। नहीं जाना पड़ता होगा सर ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, बट आपका फील्ड भी एक्सपीरियंस जरूरी है डिजास्टर मैनेजमेंट। जब तक ना आपको फील्ड एक्सपीरियंस का अनुभव होगा तब तक आप स्टेट लेवल पे काम करना इतना मतलब समझ नहीं पाएंगे। तो जी, वहां पे फिर ग्राउंड रियलिटीज को जानना जरूरी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे गुजरात में उनका बड़ा अच्छा सेटअप था। उनका गुजरात स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम हुआ करता था। उनका आपदा मित्र का प्रोग्राम जिसको मैं वहाँ पे रन करता था, और वहाँ के हमने गुजरात का प्लान बनाया है, हीट वेव प्लान बनाया है। एंड इनफैक्ट एट दैट टाइम मतलब फर्स्ट इन द कंट्री मुझे लगता है हमने साइबर सिक्योरिटी का भी प्लान बनाया था डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो सर ऐसा कोई डिजास्टर जो आपको लगता है कि गुजरात में बहुत फ्रीक्वेंटली हिट करता है, ऐसा कोई डिजास्टर है गुजरात में? हाँ, जब मैं वहां पे था तो मतलब काफी टाइम पे हमें जो साइक्लोन के बहुत सारे जो है मतलब वार्निंग्स मिलती थी। और साइक्लोन्स साइक्लोन का, की। हाँ बिल्कुल, साइक्लोन्स का गुजरात वाले कहते थे कि पहले ऐसा नहीं होता था गुजरात में। गुजरात वाज नॉट प्रोन टू, मच साइक्लोन। प्रोन टू साइक्लोन्स। तो अब जब मैं वहां पे था तो हमें कम से कम 4-5 वार्निंग्स जो है नो डाउट हिट नहीं हुए थे, बट वो जो है फिर अपने कोर्स तक आने से पहले ही वो डिफ्यूज हो जाते थे। लेकिन इंटेंसिटी जो थी साइक्लोन्स की वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी, और काफी ज्यादा इवैक्यूएशंस वगैरह का वहाँ। लेकिन वहाँ पे एक था कि नेशनल लेवल एक प्रोजेक्ट था, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम, जिसमें कि वहाँ पे शेल्टर्स बनाए गए थे नियर कोस्ट लाइन, और उनके गांव को मतलब रोड्स बनाई गई थी, मॉक ड्रिल्स की गई थी, कमिटीज बनाई गई थी। तो पीपल लिविंग नियर द कोस्ट लाइंस वर वेरी वेल trained and very well oriented about the cyclones. If cyclone hit, तो आपको क्या करना है, what will be your plan, what will be your uh, shortest route to go to multipurpose MPCC multipurpose cyclone shelters, and उनकी trainings वगैरह और उनका sketches maps सारा कुछ उनके पास available होते तो थे। सर आप जैसे हेडक्वार्टर में थे तो ये जो गाइडलाइंस होती हैं कि साइक्लोन हिट प्रोन एरिया है या अर्ली वार्निंग्स आ रही हैं, फोरकास्ट आ रहा है, तो इसके लिए जो भी गाइडलाइंस होती थी क्या वो आप लोगों के यहीं से तैयार होकर जाती थी, या जो एक एनडीएमए ऑल ओवर इंडिया के लिए जनरेट करता है जो जो साइक्लोन प्रोन एरियाज हैं उन वो फॉलो हुआ होता था वहां पे? बिल्कुल, एक्चुअली ये एनडीएमए के ही प्रोजेक्ट पे था, और एनडीएमए ही गाइडलाइंस और बाकी चीजें जो हैं, और इनक्वाइस जो अर्ली वार्निंग एजेंसी है इसके लिए जो साइक्लोन्स के लिए है, जो कि बेस्ड है हैदराबाद में, वो वार्निंग्स वगैरह जो है और मॉक ड्रिल्स वगैरह जो है वहाँ पे कंटिन्यूअसली करती थी। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इंफॉर्मेशन, जिसका जो है हेड ऑफिस मतलब या जिसका बेस जो है हैदराबाद में है, वहाँ पे हमने ट्रेनिंग भी की है। इनफैक्ट मैंने भी ट्रेनिंग की है और उसका मैं मेंबर भी हूँ ओशनोग्राफी का। तो मतलब साइमल्टेनियसली डिफरेंट एजेंसीज का पैरेलल सेटअप चलता था, और गुजरात गवर्नमेंट का भी पैरेलल चलता था। तो एवरीवन वाज पार्ट ऑफ। मैं अपने को होस्ट दीपक जी से कहना चाहूंगी, सर आप कुछ पूछना चाहते हैं? ओवर टू यू सर। थैंक यू वसीम सर। वसीम सर जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं मैं भी उसका उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। वसीम सर सीनियर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं सीनियर बिल्कुल कंसल्टेंट। तो मैं सीएम प्रोजेक्ट पे आसाम में एज ए कंसल्टेंट एसएफडीआरएफ में काम कर रहा हूँ। वसीम सर ये मेरा दिस इज माय प्लेजर टू टॉक विद यू ऑन दिस पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट सर हमने इसलिए स्टार्ट किया है टू हेल्प न्यू पीपल स्टूडेंट्स जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। एक्चुअली ये फील्ड ज्यादा अवेयर नहीं है लोगों के बीच में, तो इस फील्ड में लोग आना चाहे भी तो उनको सफिशिएंट रिसोर्स और नॉलेज नहीं मिल पाता है।
तो जो ये हमने सोचा सब मिलके कि कुछ ऐसा जो हमारे पास रिसोर्स है, जो एसेट है हमारा, हमारे जो सीनियर्स हैं जो एक्चुअली अलग अलग स्टेट पे अलग अलग प्रोजेक्ट पे अलग अलग डिजास्टर मैनेजमेंट फील्ड में काम कर रहे हैं, क्यों ना उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और उनसे हम एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि जो लोग नए हैं, क्योंकि हमें डिजास्टर मैनेजमेंट फील्ड में बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है ताकि हम अच्छे से आने वाले डिजास्टर को मैनेज कर सकें। तो मेरा जो क्वेश्चन है सर आपसे, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि आप कोई भी कुछ ऐसा जो क्वालिटी किसी भी पर्सन पे, जो स्टूडेंट्स है, जो न्यू कमर्स है, जो डिजास्टर फील्ड में आना चाहते हैं, बेसिक 3 क्वालिटीज क्या होनी चाहिए या उनको डेवलप करनी चाहिए बिफोर कमिंग इन दिस डिजास्टर मैनेजमेंट फील्ड सर? बिल्कुल। मेरा पहले भी, जैसे जब मैंने ये फील्ड चुना था एजुकेशन बैकग्राउंड से, मैं पहले एजुकेशन से बात करूंगा। जैसे कि पहले हम उस टाइम पे जब हम एजुकेट हो जाते हैं, जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं, तो हमें इतना ज्यादा पता नहीं होता है, और कुछ लोग होते हैं जो हमें डीमोटिवेट करते हैं कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, आपको कल को जॉब्स नहीं मिलेंगी, आपके परमानेंट कोई हायरार्की नहीं है इसकी। वो चीजें हमारे माइंड में भी थी एट दैट टाइम। लेकिन मुझे याद आ रहा, जब हम हॉस्टल में होते थे तो मेरे फ्रेंड्स हम मुझे कहते थे कि यार हमें पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिकॉज एट मास्टर्स लेवल उसके बाद आपको जॉब की ही जरूरत होती है मोस्टली। या फिर आप अगर हायर स्टडीज के लिए पीएचडी वगैरह के लिए जाते हैं तो वो बात अलग है। तो उस टाइम ये चिंता बड़ी सताती है लोगों को, और बड़ा ही फिर डिमोटिवेट हो जाता है बंदा। बट उसके लिए मैं कहूँगा कि कंसिस्टेंसी जो है, कंसिस्टेंसी जरूरी है हर एक फील्ड में। मैं कहूँगा डिजास्टर मैनेजमेंट जैसा ब्राइट फील्ड अभी कोई है नहीं। मतलब जहाँ तक मेरा जो है मतलब इसके साथ 10 साल ऑलमोस्ट जुड़ने का मुझे है एक्सपीरियंस है, काफी सारे स्टेट्स में काम किया है। नो डाउट आपको हर एक लेवल पे चैलेंजेस होते हैं। मतलब लाइफ इज नॉट इजी, हर एक के लिए इजी नहीं है। वो चाहे एक आईएएस ऑफिसर हो, वो चाहे एक छोटा सा मुलाजिम हो, चाहे क्लर्क हो, तो एवरीवन हैज टू गिव हिज बेस्ट एंड वर्क फॉर द बेस्ट। तो इसमें जब तक आप अपनी कंसिस्टेंसी नहीं दिखाओगे, जब तक आप परसिस्टेंस नहीं दिखाओगे, तब तक आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते हो। वजह से मैंने 10,000 रुपए से काम करना शुरू कर लिया था। नाउ आई एम गेटिंग 1 लाख सैलरी। तो 1 लाख सैलरी इज गुड एनफ। ये इसका मतलब मोटा मोटा है। हाँ, 10 साल में मैंने इतना किया। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप डिजास्टर मैनेजमेंट फील्ड में आते तो आप फील्ड का पहले एक्सपीरियंस जरूर ले। नो डाउट आपकी जो मतलब यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज लेवल की एजुकेशन का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है फील्ड लेवल एक्सपीरियंस से। तो फील्ड लेवल एक्सपीरियंस यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपीरियंस या सब डिवीजन लेवल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। कैसे डिजास्टर में रिएक्ट करते हैं, वहां आप देखते हो कि इंसिडेंट्स कैसे होते हैं, फिर आपको इंसिडेंट्स को कैसे रिएक्ट करना है, फिर आपको कैसे इंसिडेंट को रेस्पॉन्ड करना है, आपको कौन कौन सी इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शनरीज वहां बुलानी है, आपको किस चीज की जरूरत है, आपको मैनेज कैसे करना है। फ्रॉम जो है आपका मतलब हर एक चीज, आपको अपने बॉसेस को कैसे इंफॉर्मेशन देनी है, कहीं पे आपकी कैजुअलिटीज होती है, आपको कैजुअलिटी मैनेजमेंट कैसा करना, आपके रिमर्स भी होती है तो आपको मीडिया मैनेजमेंट कैसे करना है। और आपका जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस में आपकी बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, जैसे आपको कहीं पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स बुलाने हैं तो वो इक्विपमेंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, वो चीजें आपको जरूर है। और तीसरी चीज मैं ये कहूँगा कि आपको अपडेट रहना है। अपडेट आपको अपने आपको जरूर रखना है। आपको जो है ये नहीं कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट में आ गए फिर आप डिजास्टर मैनेज करने लगे फिर आप पिछला भूल गए। तो आपको अपने आप को रेगुलरली अपडेट करते रहना है और आपको स्टेप बाय स्टेप आगे भी जाना है। अगर आप सब डिवीजन लेवल पे है फिर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आना है, स्टेट लेवल पे आना है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये चीजें आपको अपग्रेड जरूरी करनी है। थैंक यू सो मच
वसीम सर, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा इस पॉडकास्ट के थ्रू, जो भी आज हमारे स्पीकर्स हैं वो आज बहुत अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं, बट उन्होंने भी बहुत इनिशियल स्टेज में बहुत कम सैलरी पे और बहुत कम पोजीशन पे स्टार्ट किया था, लेकिन ग्रेजुअली उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम किया, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ उन्होंने काम किया, और आज वो एक ऐसे पोजीशन पे काम कर रहे हैं जहाँ पे उनको रेस्पेक्ट भी दी जाती है, और उनके साथ साथ उनकी सजेशन, उनके एडवाइस की वैल्यू होती है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट फील्ड में आप इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को इतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, मुझे बहुत कम सैलरी मिल रही है, बट इट विल टेक टाइम, और आने वाले टाइम पे आप जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे तो आपको अच्छी सैलरी भी मिलेगी और आपको उतना रिस्पेक्ट भी मिलेगा एज ए, अगर हम अभी हमारे अरुण सर की बात करें, उनका अगर आप अभी हमने फोटो शेयर करेंगे आपके साथ, अगर आप देखेंगे तो वो इतना ग्राउंड पे काम करते हैं, और उसके साथ साथ वो जो कोऑर्डिनेशन है उनका वो एमएचए और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और सीएम ऑफिस के साथ होता है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको तभी मिल सकती है जब आप ग्राउंड लेवल पे अच्छा एक्सपीरियंस और एक डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत सारी चीज सीखने के लिए है, लेकिन आने वाले टाइम पे और भी बहुत अच्छा होने वाला है। ओवर टू यू मैम। जी, तो हम अभी बात करना चाहेंगे अपने नेक्स्ट स्पीकर से जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिस्टर शक्ति कुमार। ये फिलहाल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर हैं बोकारो झारखंड से। वेलकम सर। हेलो, वेलकम। थैंक यू ज्योति। सबसे पहले तो मैं आप इस डिजास्टर पॉडकास्ट की पूरी टीम, जिन्होंने एक बहुत ही नेसेसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की शुरुआत करी है, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इस माध्यम से जितने भी लोग हमें सुन पा रहे हैं उनको मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि मेरे पूरे 14 साल के डिजास्टर मैनेजमेंट के इस अनुभव के बाद मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा कि ये जो फील्ड है डिजास्टर मैनेजमेंट का, ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग फील्ड, जिसमें एक तरफ आपको कई तरह के चैलेंजेस फेस करने होते हैं ग्राउंड रियलिटी में, रियल डिजास्टर्स को मैनेज करने में, साथ ही साथ जब आप इसके प्री डिजास्टर फेज में आते हैं, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस इत्यादि में, तो आपके पास काम करने का एक बहुत बड़ा, बहुत वाइडर स्कोप होता है। ये आपके इमेजिनेशन, आपकी अपनी प्रोएक्टिवनेस पे डिपेंड करता है कि आप किस किस फील्ड में कितना काम कर सकते हैं। मतलब इनफाइनाइट वे रहता है कि आप जहाँ पे काम कर सकते हैं। तो बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से बात करते हुए। अपने जो डिजास्टर प्रोफेशनल की कम्युनिटी है, काफी दिनों के बाद, काफी सालों के बाद आप लोगों से इस तरह से बात हो रही है। तो अब आप बताएं कि मैं क्या बताऊं आपको। सर, मैं जानना चाहूंगी कि आपने 14 साल के अपने इस करियर में किस किस ऑर्गेनाइजेशन में अपने सर्विस का योगदान दिया है? देखिए, जब मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट ज्वाइन करा, इनफैक्ट जब मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे इस फील्ड में जाना है, इसके पीछे दो वजह थे। मैं मूल रूप से बिहार से बिलोंग करता हूँ, दरभंगा जिला है बिहार में। मैथिल आपने भाषा सुनी होगी, तो उस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे हर साल अभी तक नेपाल, जो हमारा नेबरिंग कंट्री है, उसकी वजह से हर साल बाढ़ आती है। हमारे घर, गांव, खेत, इन सब में बचपन से मैं देखता आया हूँ कि बहुत ही प्रकोप जो है बाढ़ का, वो बहुत ज्यादा रहा। तो मैं कई बार सोचने पे बचपन से ही मजबूर होता था कि ये क्या हो रहा है, हर साल सड़क बनती है फिर वो टूट जाती है, ऐसे धान लहलहा रहे होते हैं खेतों में और फिर बाढ़ आता है उसको बर्बाद कर देता है, क्या है ये। तो मतलब इसको कर्स ऑफ गॉड भी मानता था मैं, मतलब एक बाल मन में जो आता है। उसके बाद धीरे धीरे जब पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, फिर मैं घर से निकला पटना, दिल्ली। फिर सच पूछो तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट, सबसे पहले मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट किया। तो इसको मैंने एक ऑप्शन के रूप में चुना था। तो मैं जब दिल्ली में पढ़ता था तो उसको मैंने एक ऑप्शन के रूप में चुना। और लेकिन मैंने ये सोचा कि इस फील्ड में कैसे जाऊं,
ये वह दौर था जब डिजास्टर मैनेजमेंट फील्ड में सोशल वर्क से जुड़े लोग ही काम करते थे, या फिर और अन्य फील्ड के लोग काम करते थे। और इसका एक प्रॉपर एक कैडर होता है ना, किसी चीज का, किसी स्ट्रीम का, किसी सब्जेक्ट का, वो कोई कैडर नहीं था। तो मन में बड़ी अनिश्चितताएं थी। घर से पैसे आते थे पढ़ने के लिए, और उस समय फिर मैंने निर्णय लिया। उस टाइम आपको एक ये नहीं देख पा रहा था कि इसमें आगे स्कोप क्या हाँ, मैं रहेगा क्या डिजास्टर करूंगा, में। कहाँ जाऊंगा। बट एक, और बचपन से जो वो डिजास्टर को फील करने का जो अनुभव था, इन दोनों ने मिलकर मुझे ये प्रेरित किया कि मैं इसको ज्वाइन करूं। और बहुत नया नया चीज था। तो जब मैं मैदानगढ़ी जाता था, मुझे याद है, नॉर्थ कैंपस से बस में 1.5 घंटा लगाकर मैं मैदानगढ़ी जाता था, इग्नू हेडक्वार्टर। और जब मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया तो एक प्रोजेक्ट, एक इंटर्नशिप का एक बात आई। तो वहाँ प्रोफेसर डॉली मैथ्यू थी, मैं उनसे मिला। मैंने कहा मैम मुझे इंटर्नशिप करना है। तो कह रहे तुम पहले बच्चे हो जो इस डिजास्टर जैसे फील्ड में इंटर्नशिप करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो? मैंने कहा नहीं मैम, मैं करना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। फिर मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में 6 महीने का इंटर्नशिप लिया, जो सबसे ज्यादा है वहाँ का। लोग जो बच्चे आते हैं प्रोफेशनल्स, आप भी गई होंगी या बाकी और जो जितने लोग हैं, 2 महीने 3 महीने, मैंने सबसे लंबा अवधि का चुना। स्टाइपेंड का कोई व्यवस्था नहीं था। जो घर से पैसे आते थे उससे बचा के मैं रोज बस से जाता था NIDM। और कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम पे मैंने फिर वहां से इंटर्नशिप करा। उसके बाद फिर नौकरी और क्या करना है इस विषय में सोचता रहता था। फिर उसी समय कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे दिल्ली में। तो कहीं से मैंने सुना कि प्रयास एक NGO है जिसने वहाँ के वॉलंटियर्स को ट्रेन करने के लिए उनको एक काम मिला है। फिर मैं गया, उनका साउथ दिल्ली में कहीं पे उनका हेडक्वार्टर था। वॉलंटियरिंग आई वेंट टू देम एंड आई अप्रोच्ड देम, और मैंने कहा कि आप कॉमनवेल्थ गेम्स के वॉलंटियर्स को जो आप सिखाएंगे, तो उनको आप क्राउड मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट भी सिखाइए। और उन्होंने मेरा ये मतलब एक्सेप्ट किया। और सबसे पहला जब मैंने अपना प्रोफेशनल काम करना शुरू किया, तो उस समय मैंने उनके लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप किया। जितना भी मैं पढ़ा था, जितना मैं समझा था, तो उनके वॉलंटियर्स के लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप करा। फिर उसके तो सर बाद यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक डिग्री कर लेने से कुछ नहीं होता है, आपको खुद से भी हाथ पैर मारने पड़ते हैं exactly, चीजों को बहुत करने के ज्यादा, लिए। बहुत ज्यादा। मतलब NIDM में भी मैंने जब अप्रोच किया कि मुझे इंटर्नशिप करना है, तो आपके पास लेटर कहाँ है? तो फिर मैं लेटर लेके इग्नू के हेड HOD से गया। मतलब आप, और जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ता ने बताया, अरुण मिश्रा जी ने, कि यह एक सेवा भाव है। आप डिजास्टर मैनेजमेंट में तभी काम कर सकते हैं जब आपके अंदर इनबिल्ट वॉलंटियरिज्म की भावना रहेगी, तभी। क्योंकि किस समय कौन सी स्थिति में आपको काम करना पड़ता है, यू नेवर नो। तो वो भावना एक अंदर में चलती रहनी चाहिए इंसान के अंदर, तभी आप इस फील्ड में अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे और आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। फिर मैंने एक DM कंसल्टेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, छत्तीसगढ़ के डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना रहे थे। 12 जिलों का, 12 जिले हैं वहां पे। तो मैंने उन 12 जिलों का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया। वो एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो एक एक मैंने देखा कि जो दिल्ली का सिनेरियो है, फिर वो छत्तीसगढ़ का सिनेरियो, इन सब से होते हुए मैंने फिर 2011 में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ज्वाइन किया। वहां से जो आप कह सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट का जो वाइडर स्कोप होता है, जो एक अनुभव होता है, रियल डिजास्टर को जब आप फेस करते हैं, तो कैसा होता है, क्या करना होता है, आपको कौन सी चीजें दिमाग में रखनी होती है, तो वहां से फिर मैंने वो स्टार्ट करा। उसके बाद मतलब उसमें तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि तो सर आपको जैसे फर्स्ट आपकी गवर्नमेंट सर्विस कहाँ पर थी, दिल्ली में या दिल्ली 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 में? दिल्ली तो में सर वेस्ट कितने दिल्ली साल का का मैं, आपका एक्सपीरियंस वहां पर रहा? अभी जो दिल्ली में मैं 5 साल से रहा। कुछ क्वेश्चन है मेरे, इफ यू परमिट, कैन आई आस्क? हाँ श्योर मोहित सर। जी, हाँ मोहित जी बताइए। हाँ, थैंक यू सर, आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सेम और ईयर। आपके बाद मैंने मुझे पता है, मैं आपको इसलिए इंटरफेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपके बाद मैंने वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन किया था, है ना? जब आपने लेफ्ट किया उसके बाद मैंने वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन किया, और उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया, और जब एक आप अपनी एक लिगेसी छोड़ कर गए वहाँ पर वेस्ट में, तो जब भी मैं किसी भी ASF से मिलता था, तो आपके बारे में काफी सुना कि शक्ति जी ने ये काम किया, शक्ति जी ने वो काम किया।
तो वो हम वो ही जानना चाहते हैं जो आपने वेस्ट ज्वाइन किया, और अभी अभी आपने डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे काम किए थे, प्लान्स बनाए थे, क्राउड मैनेजमेंट। तो आप क्या, फिर उन्होंने आपने क्या डायनामिक चेंज किया वहाँ पर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा क्या किया जो लोग आपके मुरीद हो गए वहाँ पर, और आज तक भी लोग आपको वहाँ पर बहुत प्यार करते हैं? थैंक यू। हाँ, थैंक यू और मोहित फिर जी एक फॉर चीज योर काइंड वर्ड्स। हाँ, और मैं भी पूछना चाहूंगी लगे हाथ कि दिल्ली के बाद आपने यूएनडीपी में भी काम किया था, तो मैं यूएनडीपी का एक प्रोसेस जानना चाहूंगी। पहले आप मोहित सर के बात का जवाब दीजिए, फिर डिटेल में बिल्कुल पूछ। बिल्कुल। देखिए, दिल्ली में मैंने जब 2000 फरवरी 2011 में ज्वाइन किया, तो अ, जितने भी मेरी पढ़ाई लिखाई थी और जितने भी फील्ड लेवल एक्सपीरियंसेस थे, उसके बाद जब मैं गया तो दिल्ली का सिनेरियो पूरे देश के सिनेरियो से अलग है। मैं जब देखता हूँ वहाँ, तो बहुत ही डेंस पॉपुलेटेड जगह है वो। और धीरे धीरे जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो चीज़ों को समझना शुरू किया कि सरकारी सिस्टम में फाइल वर्क्स कैसे होता है, आपका प्री डिजास्टर फेज के लिए आपको क्या करना है, पोस्ट डिजास्टर फेज के लिए क्या करना है, फिर उसके बाद जो अब फेज आता है रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन, उसके लिए क्या करना है। तो तीन चार चीजें मोटे तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो प्री डिजास्टर फेज के लिए मैंने ये इंश्योर किया पूरे टाइम में कि एक भी दिन जो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर होते थे, चाहे वो स्कूल्स हो, आरडब्ल्यूएस हो, स्लम्स हो या फिर डिपार्टमेंट्स हो, एक भी दिन जो वर्किंग डे होता है कोई भी ऐसा नहीं था जिसमें वो खाली रहे। हर दिन कहीं ना कहीं किसी रूप में वो ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम वो होता रहता था फील्ड में। तो इससे क्या हुआ कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो विजिबिलिटी है वो बढ़ी, कि हाँ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी कोई चीज है, वो कुछ करती हैं, लोगों को अवेयर करती हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, और जान मेन है कि जान बचाने से जान बचाने के लिए जो उपाय होते हैं उसके बारे में लोगों को प्रेरित करती है और उनको तैयार रहना सिखाती है। तो इन सब चीजों से होते हुए बहुत ऐसे 2-3 ऐसे बड़े रियल टाइम डिजास्टर्स हुए। मुझे याद है कि पीरागढ़ी में एक उद्योग भवन है, वहां पे सोनाटा शूज की फैक्ट्री थी, वहां 12 लोग जिंदा जल गए थे एक रात में। तो बहुत ही भयावह मंजर था। उसको देखने के बाद फिर मैंने वो एक बहुत बड़ा चैलेंज आया मेरे लिए। और जब मैं वहां पे था उस समय, तो वेस्ट दिल्ली में जो 2 पीसी और 1 डीपीओ का पोस्ट सेक्शन है, तो तीनों मिला के मैं अकेला ही था। मैं लगभग 1.5 साल मैंने अकेला ही उसको संभाला, वो ईओसी और क्यूआरटी की मदद से। तो वो पहला मेरा था। उसके बाद जो एक बड़ा और हादसा हुआ था वो था विष्णु गार्डन में। मैं देखा कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कितना जरूरी होता है रियल टाइम डिजास्टर को मैनेज करने में। वहाँ एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी, तो जो छत होती है वहाँ की, तो जब हम लोग रात के लगभग 10:30 बजे पहुंचे वहां पर, जब खबर आई तो ईओसी के द्वारा, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के द्वारा, तो मैंने देखा कि एक महिला की बॉडी बिल्कुल हैंग कर रही है और उसकी गर्दन फंसी हुई है उसके लेंटर 2 लेंटर ऊपर की फ्लोर के लेंटर और फर्स्ट फ्लोर की लेंटर के बीच में उसकी गर्दन फंसी हुई है और वो बिल्कुल हैंग कर रही है। अब आप ना उसको डेमोलिश कर सकते हैं, ना आप उसमें से रेस्क्यू स्टार्ट कर सकते हैं। रात क्योंकि का इसके समय, लिए प्रॉपर बड़े इक्विपमेंट्स चाहिए बहुत रहते हैं, और बहुत, फिर जितने वैसे भी भी स्टेक कोलैप्स होल्डर थे, बिल्डिंग डेंजरस होती है एंटर करने के एग्जैक्टली लिए। एग्जैक्टली, फिर अगल बगल के बिल्डिंग से अप्रोच किया गया ताकि उनका डेथ हो चुका था अनफॉर्चुनेटली, पर उनकी बॉडी को कैसे बचाया जा सके। तो आप देखिए कि एज ए डिजास्टर प्रोफेशनल कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उस वाक्य में मुझे एक और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, एक और चीज याद है। आजकल लाइट्स होती थी जो पूरे एरिया को रोशन करते, तभी कोई मशीन चल पाएगी, जेसीबी चल पाएगा, रेस्क्यू टीम जो है काम कर पाएगी। तो उसका वो पेट्रोल से चलता था या मिट्टी तेल से, तो वो खत्म हो जा रहा था बार बार, और पेट्रोल पंप दूर था। तो हम नॉक करके एक एक डोर पे नॉक किया हमने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के साथ कि आपके पास तेल है तो हमें दे दीजिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें वो दिया कि हाँ जितना उनके पास था, लोग मोटर बाइक में से तेल निकाल कर दे रहे हैं आज का लाइट चलाने के लिए। तो ये सारी चीजों ने मिलजुल कर एक ऐसा अनुभव बनाया। फिर ऐसे बहुत सारे टाइम आए रियल टाइम डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। फिर एक कुछ जैसे कि जब आपको प्रिवेंशन जो स्टैट्यूटरी एक्ट है हमारा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसको इन्फोर्स करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती। तो एक मेरा इनिशिएटिव रहा सेफ्टी ऑडिट ऑफ ऑल वाइटल इंस्टॉलेशंस विद इन द डिस्ट्रिक्ट।
तो फर्स्ट फेज में मैंने 38 ऐसे मेजर जो इंस्टॉलेशन है, चाहे वो सिनेमा थिएटर हो या मॉल हो या और भी कोई क्राउडेड प्लेस हो, उसका सेफ्टी ऑडिट कराया। तो लोगों के पास ये चीज आई कि कोई हमें चेक कर रहा है, कोई हमें गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए कह रहा है। थोड़ा ये डर बना होगा। ये नॉकिंग बहुत जरूरी है। हम ऐसे सोसाइटी के लोग हैं जो पुलिस के डर से सीट बेल्ट लगाते हैं, तो आप माइंडसेट समझिए। तो नॉकिंग बहुत जरूरी था। तो मैंने एज अ डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल मतलब प्री और पोस्ट दोनों में एक बैलेंस करके इस तरह से मैंने चीजों को डिराइव किया। फिर मैंने यूएनडीपी में काम किया। उसके हाँ सर, बाद यूएनडीपी एक यूएन ऑर्गेनाइजेशन, हम सब जानते हैं, उनके यहाँ पे प्रोग्राम्स चलते हैं। तो अगर हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं और कोई यूएनडीपी में जाना चाहता है, तो इसके लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन या कितना एक्सपीरियंस मैटर करता है, और एक रेंज ऑफ सैलरी क्या रहती है एक फ्रेशर की और एक एक्सपीरियंस पर्सन की? देखिए, यूएनडीपी सोसाइटी के डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स में काम कर रही है। तो लेकिन जो उनका डिजास्टर मैनेजमेंट का जो विंग है वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करती है। उनका इंडियन गवर्नमेंट के साथ या स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में टाई अप होता है। फिर वो प्रोजेक्ट डिजाइन होता है और उसमें फिर प्रोफेशनल्स आते हैं। तो सैलरी और इसकी जो बात है तो वो तो स्टार्टिंग आई थिंक 50 के ऑनवर्ड्स स्टार्ट होती है, और फिर वो आपके अनुभव पे डिपेंड करता है, आपके डेजिग्नेशन पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कहाँ तक जाना चाह रहे हैं या प्रीवियस आपके क्या एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से सैलरी वगैरह डिसाइड होती है। लेकिन काम करने का जहां तक तरीका है तो मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट सेटअप का मेरा बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। और लेकिन जो प्रोफेशनलिज्म है, like documentation of any disaster or any report और एक डिसिप्लिन जो प्रोफेशनल में है, वो मुझे यूएनडीपी से मिला। एक जो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट होती है, कॉर्पोरेट कल्चर आप कह सकते हैं, टाइम मेंटेन एंड ऑल, तो वो मुझे यूएनडीपी से सीखने तो को सर मिला। यूएनडीपी में फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं? उनके लिए भी कुछ ऐसी पोस्ट निकलती हैं यूएनडीपी के थ्रू? एक्चुअली अगर मेरा जो अनुभव है, मुझे लगता है कि दे डोंट प्रिफर फ्रेशर्स। हाँ, तो सर मतलब मिनिमम तो कितना एक्सपीरियंस वो मांगते हैं अगर कोई यूएनडीपी में अप्लाई करता है? 3 से 5 साल के बीच में, मिनिमम 3 से 3 5 ईयर। साल। एंड सर व्हाट अबाउट डीडीए में, दिल्ली, वहां पर अगर कोई फ्रेशर अप्लाई करता है तो कितना एक्सपीरियंस मांगते हैं? दिल्ली में तो मैं तो जब करा तो मैं तो ऐसे ही काम कर रहा था। तो मुझे तो एक आप कहिए कि गवर्नमेंट सेटअप में जाने से पहले मैं फ्रेशर ही था। हालांकि मैंने डिफरेंट अनुभव किए थे, लेकिन मैं फ्रेशर ही था। तो लेकिन दिल्ली में बहुत चीजें सीखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजास्टर्स बहुत ज्यादा है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, कई तरह के डिजास्टर्स हैं जो होती हैं, और जो वहाँ सेटअप है वो भी बहुत अच्छा है। आपके पास क्यूआरटी है, आपके पास इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है जो 24/7 फंक्शनल है। तो आपको एक बैक सपोर्ट रहता है कि आप रियल टाइम डिजास्टर कैसे। शक्ति सर, अभी आप झारखंड में पोस्टेड हैं, तो आपके कह सकते हैं कि अनदर वर्किंग प्लेस है। अब आप कैसा फील कर रहे हैं, मतलब झारखंड? देखिए झारखंड, हाँ मोहित, झारखंड जो है, जब मैं दिल्ली के बाद झारखंड आया तो ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस। हालांकि मैं बिल्कुल नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट बिहार से ही अलग हुआ है झारखंड, पर मैं पहले कभी नहीं आया था झारखंड। तो मेरी जो यहाँ पोस्टिंग है वो बोकारो में है। बोकारो एक इंडस्ट्रियल टाउन है। यहाँ 2 बड़े स्टील प्लांट हैं, 3 बड़े थर्मल पावर स्टेशन है जहाँ से बिजली बनती है, 3 जो आपके मेजर ऑयल इंडस्ट्रीज हैं, एचपीसीएल, आईओसीएल, बीपीसीएल, वो है, सीमेंट फैक्ट्री है। तो ये एक इंडस्ट्रियल टाउन। तो यहाँ के जो हजार्ड प्रोफाइल है वो ऑल टुगेदर दिल्ली से अलग था। जैसे ही मैं जब यहाँ पे आया तो मेरा जो पहला इनकाउंटर हुआ वो सबसे बड़ा था। वो एक अंडरग्राउंड माइंस है, कोल माइंस यहाँ है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के बहुत सारे कोल माइंस यहाँ पे। तो अंडरग्राउंड माइनिंग में वो एक बहुत मैसिव फायर था जो यहाँ पे था, और मैं नया नया था। फिर आई अप्रोच्ड टू टैकल टू कोप अप विद दैट डिजास्टर, कैसे होना है, क्या क्या करना है। तो माइनिंग डिजास्टर से लेकर इंडस्ट्रियल डिजास्टर तक बहुत सारे रियल टाइम डिजास्टर भी मैंने देखे हैं और उस चैलेंजेस को फेस किया है। और
मतलब इस फील्ड में मैं ये कह सकता हूँ कि जितना आप काम करेंगे, जितना आपको अनुभव होगा, उतनी चीजें आप सीखते हैं, रोज नया नई चीजें। अब मैं आपको बताऊं कि जब मैं उस माइंस के पास गया तो मतलब 1.5-2 किलोमीटर पहले से उस जो अंडरग्राउंड माइंस की जो तपिश थी वो मुझे फील होने लगी। तो आप समझिए कितना मैसिव फायर होगा अंदर। और उसके बिल्कुल आधे किलोमीटर के अंदर हैबिटेशन थे, गांव गांव थे, लोग लोग वहां रह रहे थे। अब उनका जीवन यापन जो है उस माइंड से रिलेटेड है, तो दे वर नॉट रेडी टू शिफ्ट। तो आप जब फील्ड में काम करते हैं ना तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अब आप उनको उनको मनाना है आपको कि आप चलो, अंदर आग लगी हुई है, वो कभी भी नीचे चली जाएगी। तो मतलब उनसे बातचीत करना है, उनको समझाना है, उनके उनके लाइवलीहुड के अदर ऑप्शंस देखने हैं। आप देखिए कि एक डिजास्टर के कितने डायमेंशन है, डिफरेंट डिफरेंट, और कितना स्कोप है आपके इमेजिनेशन के लिए, कितना आप काम कर सकते हैं। ऑल्दो 3-4 दिन लगा, वी मैनेज्ड एवरीथिंग with the support of then DC and everyone, the political representative and all. We managed everything. Finally वो जो टेक्निकल टीम थी वो डाउस हुआ फायर अंडरग्राउंड। इसी तरह से एक हिंडाल्को एक प्लांट है रांची में, वहां पे एस डाइक होता है बहुत बड़ा, वो कोलैप्स कर गया। खबर आई कि 2-2 जेसीबी 10-15 लोग जमीन के अंदर चले गए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा मेरा डेपुटेशन 15 दिनों के लिए रांची कर दिया गया टू मैनेज दैट डिजास्टर। उसमें भी मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। एक तरफ बिल्कुल स्वर्ण रेखा नदी है और उसके बगल में वो ऐश डाइक है, और उसको निकालने के लिए जेसीबी चाहिए और रास्ता नहीं। अब आप क्या करोगे एज ए डिजास्टर मैनेजर? ऐसे ऐसे मतलब अनडिफाइंड चैलेंजेस आपके सामने आते हैं और आपको वो किसी भी तरह से मैनेज करना होता है। मुझे मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, जैसे कोल माइंस होती हैं, तो इसमें जो आग लगती है उसका मेन वजह क्या होता है? वो मैन्युअली किसी की गलती की वजह से शुरू होता है, या क्या एक रीजन क्या रहता है उसके पीछे? देखिए ये 2-3 वजहों से होता है। अगर कोई गलती है, कोई वर्कर गया, मान लीजिए उसने स्मोकिंग करा और कुछ ऐसा उसने वहां पे छोड़ दिया, और 2 तरह की माइंस होती है, ओपन कास्ट माइन और अंडरग्राउंड माइंस। तो ओपन कास्ट माइन फिर भी रेस्क्यू के लिए और बाकी चीजों के लिए ठीक है कि आप भाग सकते हैं, आप इवैक्यूएट करा सकते हैं लोगों को। लेकिन जो अंडरग्राउंड माइंस है दैट इज वेरी वेरी रिस्की। मैं 1-2 बार गया हूँ अंडरग्राउंड माइंस में। मतलब लिफ्ट से आपको अंदर जाना होता है, 6-7 मिनट तक लिफ्ट चलती है कंटिन्यू, तो सोचो आप कितने अंदर जाते हो। फिर वहां से एक टनल होता है बिल्कुल सुरंग का, उसके अंदर से जो वर्कर्स होते हैं वो कोल प्रोडक्शन, कोल को एक्सकेवेट करते हैं और निकालते हैं। तो मेनली वजह तो ह्यूमन एरर की तो संभावना देखिए हमेशा रहती है। कुछ कुछ वो रहता है, जैसे कि हमारे बगल में डिस्ट्रिक्ट है धनबाद, वहाँ का एक झरिया एक लोकेलिटी है। तो अब कहा जा रहा है, अभी मैं सुनता हूँ कि कई सालों से, कई दशकों से वहां पे नीचे जमीन के नीचे आग लगी। जब आप नॉर्मल रोड से गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि स्मोक जो है, जमीन के नीचे से स्मोक कहीं ना कहीं से आपको देखने को मिलती है। तो ये सारे एक अलग तरह के चैलेंजेस हैं जिसको फेस करना पड़ता है। और हमारे जो पैनलिस्ट है मिस्टर ससी वुड लाइक टू आस्क समथिंग। शक्ति सर, एम आई ऑडिबल? यस यस, यू आर वेरी मच ऑडिबल। शक्ति सर, पहले तो मुझे सुन के जो आपने इतना इन्फॉर्मेटिव हमें इन्फॉर्मेशन दी है और ये बहुत ही एकेडमिक से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन दी है आपने, प्री पोस्ट सब कुछ हमें क्लियर कर दिया है। सर, आई वाज आल्सो इन दिल्ली, आई वर्क देयर एज अ PCDDA में फॉर अराउंड 3 years। सर मेरे ना कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है आपसे, क्योंकि आपका गवर्नमेंट सेटअप में इतना एक्सपीरियंस है, और एंड वी आल्सो नो के जितने भी लोग इंटरव्यूज देने जाते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, सबको जॉब नहीं मिलती है, ओनली वन इज सिलेक्टेड अमंग देम। तो मुझे कुछ आपसे, मतलब हमारे व्यूअर्स जो कि इंटरव्यू देने जाने वाले हैं या फिर अभी एकेडमिक दौर में हैं, फ्यूचर में कुछ इंटरव्यू देंगे, उनके लिए कुछ ऐसे इंटरव्यू टिप्स चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे दर्शक हैं, अगर आप किसी भी इंटरव्यू देने जाएंगे किसी भी गवर्नमेंट सेटअप में, तो यू विल गेट IAS ऑफिसर्स, हायर ऑफिसर्स एज इंटरव्यू पैनल, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। तो वो जो चीजें देखते हैं आपके अंदर, कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है हैंडल करने की एज अ डिजास्टर एक्सपर्ट, तो वो सब चीजों के लिए मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसे कुछ 3 या फिर 5 टिप्स आप हमको बताना चाहें उन स्टूडेंट्स के लिए जो इन फ्यूचर इस फील्ड में आना चाहते हैं और इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, जिससे उनको थोड़ी सी एज मिले अबव द नॉर्मल पर्संस।
हाँ बिल्कुल सुशील, देखिए मैं इसमें मैं जो सोचता हूँ कि जो भी फ्रेशर्स इस फील्ड में आना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं और अपना करियर देखते हैं इस फील्ड में, तो अब आफ्टर, स्पेशली आफ्टर कोविड एरा, ठीक है, वो बहुत डिजास्टर मैनेजमेंट का जो महत्व है ना, कोविड ने पूरे देश को सिखाया, दिखाया कि दोनों पार्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, कैसे हम लॉकडाउन मेजर्स को करते हैं, और क्या क्या नई चीजें, क्या क्या नई चैलेंजेस आती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट फील्ड में। तो निश्चित रूप से कोविड एरा के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रति लोगों की सोच, स्पेशली ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एंड कॉमन लोग, सब लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी कार्य क्षमता को देखा पूरे कोविड एरा में कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो अब स्कोप की जहां तक बात करें तो निश्चित रूप से वो काफी बढ़ा है इन पिछले 2-3 सालों में। जब हम लोग इस फील्ड में आए थे तो उस समय समझ में नहीं आता था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, हाथ पैर मारते रहना है, कुछ तो होगा ऐसा टाइप। लेकिन अब तो काफी, अब आप देखिए कि इसमें या तो आप एज अ प्रोफेशनल या फिर आप एकेडमिक्स में भी जाना चाहते हैं। सिर्फ मुझे याद है इग्नू, पंजाब यूनिवर्सिटी और टिस, ये सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट के कोर्स पहले वहां थे। अब आप धीरे धीरे देखिए, जब से सीबीएसई करिकुलम में आया डिजास्टर मैनेजमेंट क्लास 10th में, उसके बाद डिफरेंट प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ने इसको अपने यहाँ पे मास्टर डिग्री या जो भी है डिप्लोमा कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स, इसको लागू किया। तो एकेडमिक्स में भी अब करियर के ऑप्शन खुल रहे हैं। तो मेरा तो ये है, जो फ्रेशर्स आ रहे हैं कि इस फील्ड में, तो आप निश्चित रूप से आ सकते हैं। आप बहुत बेहतर की उम्मीद भी मत कीजिए, क्योंकि मैं रियलिटी को फेस करते हुए ये बात कह रहा हूँ। करियर वाइज, सैलरी वाइज, और जिस लेवल का जो चैलेंज आप फेस करते हैं ना, उस हिसाब से व्हाट यू आर गेटिंग इज ऑफ कोर्स वेरी लेस, आई मस्ट से दिस। लेकिन अगर आप अपने जीवन में चैलेंजेस को अपनाना चाहते हैं, फेस करना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से इस फील्ड में आ सकते हैं। और पहले की अपेक्षा बहुत सारी चीजें इसमें हुई हैं। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं या कहीं जाते हैं, मैं आपको बताऊं कि आफ्टर कमिंग टू झारखंड, मुझे बीएसडीए में बिहार, यूपीएसडीए में और एनडीए में तीनों जगह काम करने का मौका मिला, बट ड्यू टू कोविड एंड सम पर्सनल रीजन मैं नहीं कर पाया। तो सबसे बड़ी बात है कि क्विक डिसीजन मेकिंग का जो एक एटीट्यूड होता है, वो देखते हैं वहां पर सबसे पहले, जो आपके इंटरव्यूअर्स हैं या जहां भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं। और प्रीवियस एक्सपीरियंस तो देखते ही हैं, और डिसीजन मेकिंग के साथ साथ आपका अप्रोच कितना वाइडर है। आपने प्रिवेंशन को भी पकड़ा, प्रिपेयर्डनेस को भी पकड़ा और रिस्पॉन्स को भी पकड़ा। तो इन सब चीजों को मिलाकर आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपकमिंग, जैसे अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी, वर्ल्ड बैंक से लेकर, यूएनडीपी से लेकर, एडीपीसी से लेकर, और जो इतने सारे इंटरवेंशंस अभी नेशनल लेवल पे हो रहे हैं, जो सेंडाई फ्रेमवर्क देख लीजिए या पीएम 10 पॉइंट एजेंडा देख लीजिए। तो ऑफ निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि स्कोप जो है बहुत ज्यादा वाइडर हुआ है, और फ्रेशर्स और यूथ इसमें आ सकते हैं, दोनों जगह को ज्वाइन। थैंक यू सर, थैंक्स सर। इज वसीम सर ऑनलाइन? वसीम सर से भी मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है। वसीम सर, एम आई ऑडिबल? Yes, I'm here. या वसीम सर, जब मैंने डीडीए में दिल्ली ज्वाइन किया था, उससे पहले आप लेफ्ट कर चुके थे, लेकिन हमने आपकी स्टोरी सुनी है, जो आपने वहाँ पे काम किया है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में। सो इट इज वेरी फ्रूटफुल टू टॉक टू इन दिस कॉन्फ्रेंस। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपका एक्सपीरियंस जो प्रीवियस जो हमारी क्या बोलते हैं यूटी गवर्नमेंट है दिल्ली की, और उसके बाद गुजरात की, और राइट नाउ इन जेएनके। सर, मैं चाहूंगा कि आप हर एक स्टेट या यूटी गवर्नमेंट की जो डिजास्टर फ्रेमवर्क पे जो एक चीज जो आपको बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो रिस्पॉन्स हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो फंक्शनिंग हो, वो अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से हमको बताएं कि मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है इस स्टेट की या फिर इस यूटी की, तो बहुत अच्छा लगेगा सर सुनने में। जो हमारे व्यूअर्स है ये भी जानना चाहते हैं कि जो हमारे स्टेट का क्या क्या फ्रेमवर्क है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं तो सर। बिल्कुल, मैं दिल्ली से स्टार्ट करना चाहता हूँ। जैसे कि दिल्ली में हमें पता है कि दिल्ली का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है डीडीए में है, वो बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि ऑल ओवर कंट्री इतना डीडीए में किसी भी स्टेट या यूटी का स्ट्रांग नहीं है, एज फार एज रिस्पॉन्स इज कंसर्न। और जैसे कि आपका काम है,
दिल्ली में आपको जो शक्ति सर ने बताया, बिकॉज शक्ति सर इज माय मेंटर आल्सो, तो आपके पास QRV है वहाँ पे, आपके पास एक डेडिकेटेड 24/7 EOC है, आपके पास जो है 1077 जो डिजास्टर टोल फ्री नंबर है, अब तो ERSS 112 आ गया फॉर द होल ऑफ द कंट्री। तो ये चीजें जो है, ये चीजें दिल्ली को एक स्पेशलाइज्ड बनाती हैं। और दिल्ली में आपको जो है डिजास्टर, मतलब यू हैव एवरी टाइप ऑफ डिजास्टर इन दिल्ली। जो भी डिजास्टर है वो आपको दिल्ली में मिलेगा ही मिलेगा, बीट ब्लिंक लैब्स, बीट फायर। फायर तो मतलब रोजाना होती ही होती है, फ्रॉम नॉर्मल फायर्स टू इंडस्ट्रियल फायर्स, और आपका रिस्पांस वहाँ बहुत क्विक है। आप अगर मैं गुजरात की बात करूं, गुजरात की मुझे ये चीज वहाँ का जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप है, जो कि गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का है, और जो कि उनका एक अपना इंस्टीट्यूट है, गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, वो मुझे वहाँ का थोड़ा सा डिफरेंट लगा और बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ की जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप है वो बहुत ही स्ट्रांग है। वहाँ उनके पास पोस्ट्स हैं, वहाँ उनके पास रूल्स हैं, आरा रूल्स हैं, और मतलब जो कि बाकी कुछ स्टेट्स में या यूटीज में नहीं है। और अगर हम बात करें अब JNK की, JNK चूंकि नई ही यूटी बनी, और JNK बड़ा ही, मैं बात करूंगा कि एज फार एज डिजास्टर मैनेजमेंट इज कंसर्न, इट्स न्यू टू द डिजास्टर मैनेजमेंट फील्ड। यहाँ पे 2016 में जो है डिपार्टमेंट बना, जो कि गुजरात में 2001 में बना हुआ है, गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और जो है यहाँ पे अभी मतलब काफी सारी नई चीजें हैं, नई डेवलपमेंट्स हैं, बट हमने अब जो JNK को भी है, JNK को भी स्ट्रेंथन कर लिया है। पहले हमारा यहाँ NDMA का प्रोजेक्ट था, जिससे कि आपको जो है कंसल्टेंट्स वगैरह मिल रहे हैं। अब हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेंट्स फ्रॉम JNK इटसेल्फ लगाए हुए हैं। और जब तक आपकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तब तक आपका डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। जब तक आपके डिजास्टर मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स डिस्ट्रिक्ट में नहीं होंगे, तब तक आपका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है डिस्ट्रिक्ट का, वो रोबस्ट नहीं हो सकता है। नो डाउट वो बना सकते हैं प्लान, बट इट कैन नॉट बी सो रोबस्ट जैसे कि एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल बना सकता है। तो ये चीजें जो है, ये चीजें फैक्टर इन है डिफरेंट स्टेट्स की और डिफरेंट जहाँ पे मैंने काम किया हुआ है। ओके ओके, थैंक यू सर। सुशील सुशील हाँ मेरा अरुण सर से कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ, अरुण सर, बिल्कुल बिल्कुल। अरुण सर से रिक्वेस्ट है सर, आप एक बार ऑनलाइन आ जाए तो हम अपने क्वेश्चंस ले लें आपसे। अरुण ऑनलाइन सर, ही है मैं। अरुण सर, बिल्कुल सर। आपने आप यूपी से हैं, आप श्रावस्ती में बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। आप DDMA के साथ साथ में आपने रेड क्रॉस का भी एज सचिव चार्ज संभाला हुआ है। हम देख रहे हैं कि आपने काफी और डिजास्टर एक्सपर्ट से हटकर काम किया है। तो आप संक्षेप में हमारे दर्शकों को आपने जो दिव्यांगजन के लिए जो काम किया है, आ, अलग से थोड़ा सा हटकर डायरेक्शंस में थोड़ा बताएंगे उसको। और यूपी में लास्ट 1-2 साल में डिजास्टर मैनेजमेंट फील्ड में क्या चेंजेस आए हैं, उसे संक्षेप में बताने का कष्ट करें। मुझे धन्यवाद। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट में जो एक बहुत बड़ा चेंजेस है, मैं अभी शक्ति जी कुछ सुन रहा था, तो रियलिटी ये है कि जब शक्ति जी पढ़ रहे थे या जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था। आज हर जगह डिजास्टर मैनेजमेंट आया है, और कोरोना के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट की वैल्यू उन लोगों को समझ में आ गई जो अपने लोग आगे किसी को कुछ समझते नहीं। तो अगर फ्यूचर की बात हो रही थी, तो डिजास्टर मैनेजमेंट का फ्यूचर बहुत वाइड है, और डिजास्टर मैनेजमेंट में अभी डिजास्टर मैनेजमेंट के विंग्स को ओपन होना बाकी है, फील्ड्स का ओपन होना बाकी है। जैसे मेरा कुछ एक्सपीरियंस है आईईसी को लेकर, हम्म तो आपने देखा होगा अब आईईसी की अलग पोस्ट निकलने लगी हैं। अब ये रिहैबिलेशन ये अलग सेक्टर है डिजास्टर का, और डिजास्टर में लॉजिस्टिक अलग सेक्टर है। ऐसे डिजास्टर का जो फील्ड है वो काफी वाइड है, और हम लोगों को एक ही पर्सन है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जो यूपी में अधिकतर जगह पे ऐसे ही होगा, जिसको ये सारी जिम्मेदारियां अपने आप ही निभानी। शक्ति जी कह रहे थे कि इमेजिनेशन का, और आपको इतना बड़ा फील्ड मिलता है, आप क्या क्या कर सकते हैं, ये
मतलब आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अपने अंदर तो कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत होती है कि हाँ ये काम हम बेटर कर सकते हैं। आप व्हाट एवर यू आर, आप जो भी हो, लेकिन ये मुझे आता है तो ये मेरा काम है, मैं अच्छे से कर सकता हूँ। और मैंने जब यहाँ पे ज्वाइन किया तो 2-3 महीने देखा काम, फिर मैंने अपनी स्टाइल से काम करना शुरू किया। उसी में रेड क्रॉस का भी एक बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। रेड क्रॉस एक बिल्कुल बहुत पुरानी, बहुत अच्छी और मरी हुई संस्था है जो डिस्ट्रिक्ट्स में दिखाई नहीं पड़ती। हमने अपने जनपद में रेड क्रॉस की मीटिंग थी, मैंने खुद ही डीएम से कहा कि मैं इसको चलाना चाहता हूँ। मैंने रेड क्रॉस अरुण जी, मैं एक मिनट आपको बीच में काटूंगा। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती में रेड क्रॉस को हेड कर रहे हैं अरुण जी। ही इज वर्किंग एज अ सेक्रेटरी देयर। तो जो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल रियल टाइम एक्सपीरियंस है। ओवर टू यू जी अरुण जी। और रेड क्रॉस की जिम्मेदारी मुझे दी गई, मैंने रेड क्रॉस की एक पूरी टीम बनाई। अब मेरे पास, चूंकि मैं हमारे यूपी में एक आपदा विशेषज्ञ होता है, उसके अलावा होता है, लेकिन हमारे पास एक 11 लोगों की डेडिकेटेड अच्छे लोगों की टीम है जो किसी भी डिजास्टर में हमारे साथ खड़ी होती है। तो मेरे पास 11 हैंड हो जाते हैं, और वो लोग हैं शहर के सम्रांत लोग हैं। और इसका जो प्रेसिडेंट होता है, स्टेट का राज्यपाल होता है, और नेशनल की जो है राष्ट्रपति होते हैं। हमें तमाम तरह के डिजास्टर रिलीफ मटेरियल मिलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो जैसे हमारे यहाँ अग्निकांड होते हैं, तो हम उनको तमाम तरह के 20-25 हजार का सामान अपनी तरफ से दे पाते हैं। इसके अलावा एक वयोश्री है, तो संवेदनशील वर्ग होते हैं, उसमें वृद्ध और विकलांग आते हैं। हमने हमने अपने जनपद के सभी वृद्ध जनों को, विकलांगों को, लगभग 10 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं। हमारे यहाँ गवर्नर खुद आए थे डिस्ट्रीब्यूशन के, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया मैंने। और आप ये जानिए कि हमारे यहाँ व्हील चेयर और ये सब चीजों की डिमांड ही खत्म हो गई डिस्ट्रिक्ट से। हमारे यहाँ फुली इक्विप्ड है, तो कोई भी डिजास्टर है तो जब युद्ध होता है, घर कोई विकलांग होता है, आसान से दूसरी जगह शिफ्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये वयोश्री और एडीमा का लाभ लेकर मैंने अपने यहाँ ये दिक्कत खत्म कर दी है। वो अपने इक्विपमेंट्स के सारे अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डिजास्टर है तो हमें एक अलग से फंड रेड क्रॉस का रहता है, उस फंड से हम जो है क्विक अपने हिसाब से, जैसे सामुदायिक किचन है, वो सारी चीजें मैं पहले से कर रहा था, इसलिए मेरे लिए इजी था। लेकिन अभी एक एग्जाम्पल बन के निकला है यूपी में। या और अभी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं इसके, उनसे हमारी इस विषय पे लंबी वार्ता ये हुई कि सभी जितने भी आपदा विशेषज्ञ हैं इनको जो है रेड क्रॉस का सेक्रेटरी अगर बनाया जाता है, तो उनके पास रेड क्रॉस एक एक्स्ट्रा हैंड के रूप में आ जाएगा, जिसकी हमें इस समय बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा गवर्नमेंट ने प्रोविजन कर नहीं कर रखा है। तो ये हमारा एक अच्छा मॉडल रहा श्रावस्ती का। और इसके साथ एक और अच्छी बात होती है कि मुझे पहले से भी लिखने का और इसका सबका शौक रहा, तो मैं तमाम तरह की एडवाइस देता रहा लोगों को। और मैं अभी भी पीएमओ तक भी मैं लेटर लिखता हूँ, और हर जगह मैं, अभी राष्ट्रपति भवन भी इनवाइट हाँ किया गया। अरुण सर, मैं तो थोड़ा सा आपको रोक कर, आपको राष्ट्रपति भवन बुलाया गया, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आपको राष्ट्रपति भवन से इनविटेशन किसके माध्यम से आया, और आपके काम की किस तरीके से वहाँ पे तारीफ की। Thank you. ये जो मैंने ये जब हमारे यहाँ गवर्नर आई थी, जो दिव्यांगों को उन्होंने इतने सारे इक्विपमेंट दिए, तो ये पूरे भारत में से एक सबसे बड़ा कार्यक्रम था। ये कार्ड बना, एक रैंकिंग है 447 शहर की, उसमें सबसे पीछे है, सबसे पिछड़ा जनपद होने के कारण। तो इस वजह से राष्ट्रपति भवन बुलाया गया कि आपने ये कैसे करके दिखाया, मतलब ये आप शेयर करिए। तो वहां पे 8 राज्यों के राज्य और लगभग सभी स्टेट के प्रतिनिधि थे, उनके सामने एक प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया था। कर सकता है तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट इसको कर सकता है, और एक सिंपल प्रोसेस था जो मुझे किया था, वो पूरी बात सबके सामने रखने के लिए बुलाया गया। अरुण अरुण सर ने एक बात कही, वो एक्चुअली न्यू जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं इस फील्ड में, उन्होंने एक बात कही कि अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट फील्ड में 2 या 3 साल का भी एक्सपीरियंस कर देते हैं और अगर आप फील्ड में जाते हैं तो आपसे बेटर कोई नहीं जानता।
चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का ऑफिसर हो या चाहे कितना बड़ा ऑफिसर हो, आप डिजास्टर फील्ड के स्पेशलिस्ट कहे जाएंगे। और आपका जो वहाँ पे रिस्पेक्ट होगा वो इसलिए होगा क्योंकि आप एक पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। तो जो आप जानते हो कोई नहीं जानता, जो एटीट्यूड होता है और जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बहुत कुछ आपको करा देता है उस टाइम पे, किसी भी डिजास्टर के टाइम पे। तो एक मैंने भी अप्लाई किया है, जब मैं किसी भी ऐसी डिजास्टर सिचुएशन में मैनेज कर रहा होता हूँ या ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ, कुछ होता हूँ, तो एक एटीट्यूड हमेशा होता है कि जितना मुझे पता है वो उन लोगों से मुझे ज्यादा पता है, तो मैं अच्छी तरह से उसको समझा सकता हूँ, कर सकता हूँ, चाहे वो डिपार्टमेंट के हेड हो, किसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हो। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट एक ऐसा यूनिक फील्ड है जहाँ पे आपके एक्सपर्टीज की, आपके नॉलेज की एक्चुअल में वैल्यू होती है जब आप किसी भी डिजास्टर के फील्ड में या डिजास्टर सिचुएशन में काम कर रहे होते हैं। तो थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर जब एक्सपीरियंस। जब ये रेड क्रॉस वगैरह की ये जब बड़ी बड़ी एक्टिविटीज हमारे डिस्ट्रिक्ट में हुई, तो मैं आपको बताऊं कि अब जैसे हम लोग केवल डिजास्टर की ये गवर्नमेंट फील्ड को देखते हैं या डिजास्टर रिलेटेड, ऐसा नहीं है। सीएसआर एक्टिविटी जितना देश में बढ़ेंगी उतना ही डिजास्टर प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ेगी। अभी कई लोग जानते नहीं कि इस जगह पे डिजास्टर प्रोफेशनल्स को रखना चाहिए कि जनरल पर्सन्स को रखना चाहिए। अभी कई जगह पे हमारे अधिकार जो है वो किसी दूसरों के पास है। अभी हमारी जरूरत जो है लोग समझ नहीं रहे। ये कोरोना पीरियड बहुत बड़ा एडवांटेज था इस फील्ड के लिए, अभी शक्ति जी ने कोट भी किया था। तो हम लोगों का जो रिक्वायरमेंट है वो आगे चल के बढ़नी ही बढ़नी है। एक बार ऐसे ये कोरोना उस फील्ड में काम करते समय जब हम लोगों ने ये शेल्टर होम शुरू किए थे, तो हमारे यहाँ डीएम थे शंभू कुमार जी। तो उन्होंने कहा कि मेडिसिन फील्ड और आपदा की फील्ड कभी खत्म होनी नहीं है, इसमें लगातार बढ़ोतरी होनी है। तो आप लोग बहुत सही समय पे आ गए। और मैंने जैसे ही ज्वाइन किया तो जब ये बात आई कि जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में आपने ये न किया होता तो आपका फॉर्म वो हो जाता, मैंने तरह तरह के नए कोर्सेज खोजे। इग्नू से मैंने पीजीडीडीएम कर लिया। उसके बाद यहाँ एक अवध यूनिवर्सिटी है, वहां से मैंने पीएचडी अप्लाई किया हुआ था, तो मैंने वहां पे भी अपना सब्जेक्ट चेंज कराया। पहले मेरा सब्जेक्ट दूसरा था, मैंने अभी डिजास्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बाय यूपी गवर्नमेंट, जो पीएचडी मेरी ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाली है। तो ये जो एकेडमिक फील्ड है, अब हर जगह एकेडमिक फील्ड में भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। और आप ये जानिए कि जब एकेडमिक फील्ड में जरूरत होगी तो विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट डिग्री किसी को नहीं रखा जा सकता। डीडीएमए में तो आप फ्रेशर को भी रख लेते हैं, इधर भी रख लेते हैं, तमाम जगह तमाम रिलेशन से लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे फील्ड बढ़ती जाएगी, मुझे लगता है कि हम लोगों की जरूरतें बढ़ती जाएंगी। और हम लोग ऐसे गोल्डन टाइम में हैं कि हम लोगों को जॉब की जो जरूरतें हैं, मतलब जॉब की रिक्वायरमेंट, वो हमारी फुलफिल होती रहेंगी। मेरे पास जो मेरा तो शुरू से प्रभु की कृपा मानिए या काम करने का स्टाइल ही, काम इतना बड़े लेवल पे करते हैं कि हमारे पास ऑफर्स अपने आप आते हैं। अब इस समय जैसे जिस तरह इसमें मैं के एक बात कहना चाहूंगी सर कि डिजास्टर की फील्ड ऐसी है कि आप जितना जितना अपने काम में मशरूफ होते जाएंगे, जितना आप काम करेंगे, आपकी कला, स्किल, टैलेंट सब निखरता जाएगा। प्लस आपको नए कोर्सेज का भी पता चलता जाएगा। अरुण सर, मैं आपसे माफी चाहूंगी, एक्चुअली हमारा प्रोग्राम पॉडकास्ट थोड़ा लंबा हो गया है, बट मैं ये जरूर चाहूंगी सर कि अभी बहुत से पहलू इस डिजास्टर की फील्ड के डिस्कस करना बाकी है, जो हम अपने आगे आने वाले एपिसोड्स में जरूर डिस्कस करेंगे। लाइक आपने सीएसआर की बात की है, हमने अभी कोविड का, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि हमारा अपकमिंग पॉडकास्ट जो आएगा उसमें स्पेशल हम कोविड-19 के ऊपर 3 एपिसोड लाने वाले हैं, और जिसमें एक स्पेशली जिसमें कि वुमेन्स रहेंगे, वुमेन्स का क्या रोल उस टाइम पे रहा। इनफैक्ट आजकल हर फील्ड में है हम लोग। तो मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि जो व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए हैं वो आगे भी बने रहें, आगे इसको लाइक शेयर करते रहें। हमारे साथ अरुण सर हैं, शक्ति जी हैं और वसीम सर हैं। मैं हमारे तीनों ही गेस्ट का दिल से थैंक यू करती हूँ अपनी पॉडकास्ट टीम की तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने आप लोगों के जरिए जाना कि एक टनल में डिजास्टर की सिचुएशन क्या होती है, लोगों की सिचुएशन क्या होती है, एक गोल्ड माइन में कैसा डिजास्टर होता है, उसको डील कैसे किया जाता है। आप हिमालयन रीजन में हैं, आप जेएंड के जैसे रीजन में हैं,
तो वहां पर डिजास्टर, और गुजरात का साइक्लोन प्रोन एरिया है तो वहां के डिजास्टर, और इतनी तमाम स्टेट्स की फंक्शनरी के बारे में हमने जाना, हायरार्की के बारे में हमने जाना, एक यूएनडीपी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने जाना। आगे बहुत कुछ जानना बाकी है, तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए। और मैं हमारे सभी स्पीकर्स का और मेरे को होस्ट का और हमारे पैनलिस्ट का थैंक यू करती हूँ। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट गाइस, और हमारे साथ जुड़े रहिए और डिजास्टर के फील्ड में आगे कुछ नया करते रहिए। एक क्विकली से शक्ति से अरुण सर, आपके कुछ व्यूज हो हमारे पॉडकास्ट के बारे में, क्विकली 1 मिनट में दोनों शेयर कर सकते हैं। देखिए, मैंने तो पहली बार कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट में ऐसी चीज देखी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आप लोगों के इस प्रयास की जितनी सराहना की जाए कम है, क्योंकि जब तक चीजें दिखाई नहीं देंगी, लोगों को पता नहीं चलेगा, तब तक चीजों का विस्तार होना बड़ा कठिन होता है। प्रमोशन भी बहुत चीज अपनी फील्ड को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। और हम लोगों की फील्ड के लिए जरूरी है कि जो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं वो अपनी चीजों को बताएं लोगों तक, जिससे हमारी जो जरूरतें हैं और वो लोगों को पता चले, और हमारी फील्ड का थोड़ा सा एक्सीलरेशन हो। ये बहुत जरूरी है, और इसमें आपका पॉडकास्ट बहुत काम करेगा। अरुण सर, और हम विश करेंगे हनुमान जी की कृपा आप पे बनी रहे, और आप ऐसे हमेशा इसी सद्भाव से काम करते रहें और लोगों की मदद करते हैं। शक्ति सर, धन्यवाद। हाँ बिल्कुल मोहित जी, मैंने जैसे कि पहले ही मैंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही मच नीडेड इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है इस पॉडकास्ट को शुरू करके। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि अभी इस 1 घंटे में पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अरुण मिश्रा जी से, वसीम से कितनी सारी चीजें सीखी कि वो अपने अपने फील्ड, अपनी अपनी जगहों पर एक डिफरेंट डिफरेंट डिजास्टर को मैनेज करते हुए क्या क्या सीखते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म तो सबसे पहला बन सकता है नॉलेज शेयरिंग का। मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए, तो पार्टिकुलर डिजास्टर वाइज जो नॉलेज शेयरिंग है उसके लिए आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है डिजास्टर प्रोफेशनल्स को। साथ ही साथ कुछ मुद्दे भी हैं जिसपे सांगठनिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है हम सभी को एक साथ, मतलब द इंटायर नेशन वाइड। तो इस दिशा में भी हम लोग आगे कुछ सोच सकते हैं कि कैसे इस कम्युनिटी को बेहतर बनाए, पूरे इस कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए और क्या क्या उपाय किए जाएं। तो अभी तो ये शुरुआत है, और मैं उम्मीद करता हूं और मेरी बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं भी हैं आपकी पूरी टीम को। ये आप अभी और आगे बहुत दूर तक जाएगा ये। थैंक यू सर, थैंक यू। वसीम सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? बिल्कुल मोहित सर, मैं तो यही कहूंगा कि देर आए पर दुरुस्त आए। थैंक यू सर। क्या बात है सर, सुन के अच्छा लगा सर आपके। जैसे कि आजकल हम पता ही है, मतलब वी हैव टू adopt the technology and we have to adopt the new regimes of the era। और आजकल पॉडकास्ट का और यूट्यूब का और फेसबुक का बड़ा जमाना है, एंड न्यू जनरेशन इज वेरी मच तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। और नई जनरेशन्स के लिए और जो हमारे प्रेडिसेसर्स और सक्सेसर्स आ रहे हैं उनके लिए भी ये जो है आपका इनिशिएटिव जो है ये इनिशिएटिव है। और आप इस इनिशिएटिव को जो है बहुत आगे तक ले जाएं। वी आर विद यू, आवर सपोर्ट इज विद यू। जहाँ पे भी हमारी जरूरत होगी, आई एम अवेलेबल। Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Sakti sir and Arun sir for this wonderful session, for wonderful discussion. हम मिलते रहेंगे सर आपसे फ्यूचर में भी। आपको नए स्टोरी के साथ अरुण सर से, शक्ति सर से फिर मुलाकात कराएंगे नए नए अनुभवों के साथ में। धन्यवाद। थैंक यू सर। See you soon, sir. Okay sir, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.